why we are starting with the engineering mechanics, not structural analysis, because engineering mechanics is a foundation subject for any kind of technical subjects एक्सेप्ट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोला, इंजीनियरिंग के जो भी आप सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए, सबके अंदर फोर्स सिस्टम है, एंड द फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग of the force system is developed by the engineering mechanics only. Engineering mechanics basically deals with the forces which are static in nature. Static का मतलब क्या है? At rest, रुका हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आप इस रूम में बैठे हुए, तो रूम में जब आप बैठे हैं तो ये आपके बीम है, कॉलम्स है, द फ्लोर इज transmitting some force to the beams, and from the beams the load is getting transferred to the columns, and then columns to the foundation, and so on. So this transmission of the force will be studied by a branch of engineering science which is called as engineering mechanics. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को ब्रॉड वे में काफ़ी क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक आपका जो सिलेबस है, वो सिलेबस इतना ब्रॉड है नहीं। या आप ऐसा समझें कि अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिलेबस ना भी दिया होता, एंड इफ द कमीशन मेंशन द स्ट्रक्चरल एनालिसिस वेयर द ट्रस कंपोनेंट्स आर देयर, पोर्टल फ्रेम्स आर देयर, है ना, वी हैव टू एनालाइज द केबल्स एंड आर्चेस. So to understand the forces, the tensile forces in the cables, axial forces in the truss members, right, we require the basic concept of the force mechanisms. Also, the engineering mechanics helps you to understand the free body diagrams. Free body diagrams help you to understand or help you to analyze the structure in a better way. जैसे अभी भी हम इससे पहले की जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्लास करते हैं, वहाँ पे भी तो हम फ्री बॉडी डायग्राम जैसी चीज़ें बनाते हैं। स्ट्रेसेस जब हम कैलकुलेट करते हैं, वहाँ पे भी तो फ्री बॉडी डायग्राम ही बना रहे होते हैं ना, 2 डायमेंशनल फ्री बॉडी डायग्राम्स। तो फ्री बॉडी डायग्राम्स कैसे बनाएं, ये भी बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें कौन देगा? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। So what is engineering mechanics? It is a branch of science which deals and predicts the conditions of the system which is either at rest or motion under the action of external agencies or external load system or external forces. Whenever external force is applied to a body, it will behaves. Any body which is subjected to the forces is gonna deform. जिस भी बॉडी पे फोर्स लगेगा डेफिनेटली वो डिफॉर्म होगी, है ना। कुछ बॉडी होगी जिनकी डिफॉर्मेशन आपको नेकेड आई से दिखाई देगी, कुछ बॉडी का डिफॉर्मेशन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होगा, नेकेड आई से नहीं दिखाई देगा, वो माइक्रोस्कोप या नैनोस्कोप से दिखाई देगा। माइक्रोस्कोप का नाम माइक्रोस्कोप क्यों पता है? क्योंकि वहां पे जो डिफॉर्मेशन है, जो 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 भी इवेंट्स हैपन हो रहे हैं, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हैं, वो इतने छोटे नेकेड आई से नहीं दिख सकते। तो जब आप चीज़ों को एनालाइज करते हो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, उसी के लिए आप माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हो। तो जब हम बोल रहे हैं माइक्रोस्कोप, नैनोस्कोप, इसका मतलब नैनोस्कोप मतलब नैनोमीटर्स पे चीज़ें बदल रही हैं, तो उसकी एनालिसिस हम नैनोस्कोप से करेंगे। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चेंजेस है तो माइक्रोस्कोप की हेल्प लेते हैं, इसलिए माइक्रोस्कोप नाम पड़ा उसका। एनीवे, तो व्हेनेवर द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू some combination of forces, then definitely there is some deformation. For an example, this is a remote. I applying some force here, compressive force. तो deformation हुआ क्या? बताइए, yes or no? अरे जवाब भी देना है, मूर्ति बन के नहीं बैठना क्लास में। When I apply a force here, ना, can't you see? If I apply a force, is there any deformation or not? No. Actually, deformation occurs always. Whenever the force is applied to a body, there is always a deformation. Only the matter is the deformation may be very small that it cannot be seen by the naked eye, but at the microscopic level there is
some change in its atomic structure, इसका ओरिएंटेशन बदला होगा, लेकिन वो इतना छोटा है ना कि हम उसको देख ही नहीं पा रहे। ठीक है, तो अगर हम देख नहीं पा रहे तो क्या इसके अंदर डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है? गलत। नहीं देख पाने का मतलब ये नहीं होता कि डिफॉर्मेशन नहीं है, डिफॉर्मेशन ऑलवेज है। अगर आपने इसमें फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये तो रिजिड बॉडी हो गया ना। रिजिड बॉडीज क्या होती है? रिजिड बॉडी जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता, वही तो रिजिड बॉडी है जिसमें डिफॉर्मेशन ना हो। तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो रिजिड है। इसलिए आप जब भी पढ़ते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम corresponding to force and the deformation produces, you always use a word ideal rigid and ideal fluid. Why ideal rigid? Because it's not actually real, है ना, it is imaginary. आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा है, आपने इमेजिन कर लिया कि बॉडी रिजिड है, पर रिजिड है नहीं। तो फिर हम क्या डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट नहीं करते? करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। ये हम सिर्फ अपनी कैलकुलेशन को ईज बनाने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज you have some money, say suppose you have 5 lakh rupees, right, and you lost 2 rupees out of them. If somebody asks you how much money do you have, what do you say? I have 4 lakh 99,998 rupees, ऐसा बोलता है क्या? आप राउंड फिगर करके क्या बोलता है? 5 lakhs है मेरे पास। Does this 2 rupees matter? No. वहीं पे 2 रुपीज एक्स्ट्रा भी होंगे 5 lakhs में तो भी मैटर नहीं कर रहे हैं। तभी भी आप बोल देंगे आपके पास कितना पैसा है, you would say I have only 5 lakhs rupees. That 2 rupees are negligible ना। Similarly, if suppose you have only 10 rupees, now you lost 2 rupees. Can you neglect those 2 rupees then? आप घर से चले 10 रुपए थे, 2 रुपए खो दिए, क्या बोलोगे? कितने रुपए हैं? 10 रुपए हैं क्या? तब आप उसको बहुत कॉन्फिडेंट के साथ बोलेंगे नहीं मेरे पास 8 रुपीज है। यानी वो ही 2 रुपए जिसको, वो 2 रुपीज जिसको आपने नेग्लेक्ट किया था थोड़ी देर पहले, अब आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि 2 रुपीज out of 10 rupees becomes 20% of the whole quantity. It's a major quantity, you cannot neglect it. So whether the quantity is to be neglected or considered, basically it depends relatively with the true values or the original values. 5 लाख के कोरस्पॉन्डिंग अगर 2 रुपीज को देखा जाए तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 10 रुपीज के कोरस्पॉन्डिंग अगर 2 रुपीज का चेंज आ रहा है तो उसको हम नेग्लेक्ट नहीं करते। इसलिए आपने जब कभी कभी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का यूज करते हो, जब आप पार्शियल डेरिवेटिव्स लेते हो या डिफरेंशियल इक्वेशंस का यूज करते हो, तो जब भी टू डिफरेंशियल क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई करते हैं, यू ऑलवेज नेग्लेक्ट दैट। क्यों? क्योंकि differential quantity when multiplied with the differential quantity it becomes next to zero. That is ignorable, because if you do consider those differential quantities, either you consider it or not, the net value will not gonna change. जो रिजल्ट है उस रिजल्ट पे कोई इफेक्ट इवेंचुअली नहीं आता है। तो जब इफेक्ट ही नहीं आ रहा तो why to take the differential quantities and makes the problem more sophisticated, right? That's why for ease of calculation we always ignore the smaller quantities. ठीक है, तो डिफॉर्मेशन हमेशा होगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि डिफॉर्मेशन कितना है, उसके बेसिस पे हम मानते हैं whether the body would behave like a rigid body or deformable body. आई होप कि रिजिड और डिफॉर्मेबल बॉडी का कंसेप्ट समझ में आया हुआ। हर कुछ तो डिफॉर्म हो रहा है, बट रिलेटिवली अगर कम है तो उसको हम रिजिड जैसा ट्रीट कर रहे हैं, रिजिड है नहीं। ठीक है, तो कभी भी किसी भी बॉडी पे अगर कोई फोर्स अप्लाई होता है, वेदर इट इज एट रेस्ट और एट मोशन, ठीक है, तो इट विल डिफॉर्म एंड दैट डिफॉर्मेशन विल बी स्टडी बाय द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, so if we classify the engineering mechanics, we can classify it as statics and dynamics. स्टैटिक का मतलब क्या है?
एट रेस्ट, और डायनेमिक्स का मतलब क्या होगा, एट मोशन। तो अगर हम बॉडी की एनालिसिस करें व्हेन दे आर एट रेस्ट, देन स्टैटिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वी विल डील विद, एंड द डायनेमिक्स we will consider the deformable body which where the considerable deformation taken place continuously, so we will say it's a dynamic situation, रुका नहीं है, at rest कुछ भी नहीं है, ठीक है। फर्दर डायनेमिक्स में फर्दर क्लासिफिकेशन है काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, एक में हम कोज विच इज अ फोर्स उसको भी कंसिडर करते हैं, और काइनेमेटिक्स में हमको फोर्स से लेना देना नहीं है, वट एवर द मोशन इज टेकिंग place, yeah, whatever the deformation is taking place, we will analyze those motions and deformations only, ठीक है। बट ये हमें पढ़ना नहीं है, इस सिलेबस में नहीं है। हमें क्या पढ़ना है, स्टैटिक्स, एट रेस्ट पढ़ना है। तो एट रेस्ट ही तो पढ़ते हो आप। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सब्जेक्ट है वो स्टडी है किसकी, लगाते हो ना वहाँ पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन ऑफ ऑल द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन 0, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो वहां पे आप स्टैटिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है। और स्टैटिक्स में भी आपकी डिफॉर्मेबल और नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी आ सकती है, फर्दर क्लासिफिकेशन आगे देखेंगे। पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, जैसे कि है रिजिड बॉडीज। अभी हमने बताया जैसे रिजिड बॉडी का मतलब क्या है, रिजिड बॉडी का मतलब ये है कि जहाँ पे डिफॉर्मेशन कंसिडरेबल ना हो, ऐसी बॉडी जिसमें जब फोर्स अप्लाई करें तो डिफॉर्मेशन नेग्लिजिबल हो, क्योंकि डिफॉर्मेशन होगा तो जरूर, बस आप नहीं देख पा रहे या वो डिफॉर्मेशन नेग्लिजिबल है तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम मानते हैं कि कोई डिफॉर्मेशन हुआ ही नहीं है। अगर डिफॉर्मेशन नहीं है तो ये नॉन डिफॉर्मेबल बॉडीज हैं, यानी कि रिजिड बॉडीज हैं, और इन रिजिड बॉडीज को ही आप पढ़ते हो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। लेकिन अगर ये डिफॉर्म हो गई तो उसको पढ़ोगे आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में, ठीक है। डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करते हो ना, स्ट्रेन एनर्जी कहाँ लगता है, स्ट्रक्चर में लगेगा, सोम में लगेगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के एक भी टॉपिक में आपको स्ट्रेन एनर्जी का कंसेप्ट ही नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पूरा का पूरा बेस्ड है रिजिड बॉडीज पे। तो जब डिफॉर्म होगा ही नहीं तो एनर्जी एब्जॉर्ब कैसे हो गई, अगर बॉडी डिफॉर्म ही नहीं हो रही है तो एनर्जी एब्जॉर्ब कैसे हो रही है, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो रही तो स्ट्रेन एनर्जी कहां से आया। इसलिए स्ट्रेन एनर्जी का कंसेप्ट पूरी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में देखने के लिए, ठीक है। तो व्हेन वी अप्लाई अ लोड द बॉडी डिफॉर्म्स, दैट द फर्स्ट थिंग, फोर्स लगाएंगे बॉडी डिफॉर्म होगी। बट इफ दीज डिफॉर्मेशन आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ बॉडी, साइज का मतलब क्या, उसके डायमेंशंस, लेंथ, विड्थ, थिकनेस, उन डायमेंशंस के रिस्पेक्ट में अगर डिफॉर्मेशन नेग्लिजिबल है, देन वी कैन ट्रीट द डिफॉर्मेशन एज 0, ठीक है। ऐसी बॉडी, सच बॉडीज आर कॉल्ड एज रिजिड बॉडीज, ठीक है। सेकेंड टर्मिनोलॉजी इज कॉन्टिनम। कॉन्टिनम, कॉन्टिनम वर्ड आया है कंटिन्यूअस से, ठीक है। वो कंटिन्यूअस क्या, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। हम ऐसा मानते हैं जब भी एनालिसिस करते हैं, जैसे हम सॉलिड बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, कैसे मानते हैं, ये मेरी सॉलिड बॉडी है, इस पे मैंने फोर्स लगाया, और मैं ऐसे ही मानता हूँ ना कि वन एटम इज अटैच टू अनदर एटम, है ना, वन मोल इज अटैच टू अनदर मोल, है ना, कोई वॉइड नहीं है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कोई भी सॉलिड ऐसा नहीं है जहाँ पे वॉइड्स ना हो। सॉलिड बॉडी की बात करूं मैं, सॉइल मैकेनिक्स का छोड़ देना वो कंसेप्ट, वो जो पिछला है ना कंसेप्ट, उसको साइड में रखते हुए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा आज। जितना आपके पुराने जो कंसेप्ट है ना वो सारे आज वेनिश होने वाले हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपने आज से पहले पढ़ा ही नहीं है। तो अब आज आप नए इस सब्जेक्ट का एक अलग ही रूप देखेंगे। आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ने के बाद पूरा कंसेप्ट हिल जाएगा सोम वगैरह पढ़ने का, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ने से, सोम को समझना, स्टील को समझना, और स्ट्रक्चरल एनालिसिस तो ऑब्वियसली ना, स्ट्रक्चरल एनालिसिस का तो फाउंडेशन ही है ये। तो even in solids the atoms or molecules are highly closely packed,
आपने स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे कभी, अगर आपने मटेरियल साइंस पढ़ी हो, कोई गेट वगैरह की तैयारी करता हो, तो फेस सेंटर्ड, क्यूबिक सेंटर्ड ऐसा स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टल लैटिस का, है ना। तो अलग अलग तरीके से ओरिएंट होते हैं आपके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी कंपाउंड के, और उनके बीच में भी हमेशा कुछ ना कुछ वॉइड्स होता है, बट हम कभी कंसिडर नहीं करते उन वॉइड्स को, ठीक है। Even in solid, the atom molecules are highly closely packed in the atomic structure, but still there is a void space between the molecules of atoms. कैसे? आप समझो, अगर आपने क्लास 10th 9th 10th के केमिस्ट्री पढ़ा होगा ना, तो आपको ये पता होगा कि जैसे सपोज सेकंड, सपोज दिस इज वन एटम एंड दिस इज अनदर एटम, ठीक है। इन एटम्स में ये आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, ये न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो मास देते हैं एटम को, और उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं ना। अगर आप 11 12 की केमिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता होगा कि वहां पे हमारे डी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। और उसका मतलब क्या है, अगर मैं पी ऑर्बिटल बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये है। अगर आपको आपको थोड़ा बहुत कुछ याद हो तो ये है ना, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना दिया मैंने, बीच में s ऑर्बिटल है और इसके साथ में 3 p ऑर्बिटल अटैच है, उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा फर्दर हाइब्रिड होकर नया बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे जो एरिया देख रहे हो ना आप, ये वाला एरिया, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, फिर नेक्स्ट इंस्टेंट पे यहाँ पे है ही नहीं, वो स्पेस खाली है, ठीक है। तो जो एटम होता है उसका मास तो सेंटर में ही न्यूक्लियस के अंदर कन्फाइंड है, और बाकी स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वोइड तो वहां पे भी है, इट्स नॉट 100% सॉलिड ना। तो इवन एट द एटॉमिक लेवल या मोलिकुलर लेवल there is a voids in the solids as well, but we do not consider it because on the macroscopic level those voids are very tiny, very negligible in nature, ठीक है। so but if the dimensions या size of the body is macroscopic, मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या, नेकेड आई से दिखाई दे रहा, sufficiently large है, then these void spaces can be treated as negligible, as we can neglect these void spaces, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, इनको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। so we can assume that adjacent to one molecule there is another molecule, ऐसा मान सकते हैं कि ये molecule है, इसके जस्ट साइड में molecule है, फिर molecule है, like this, है ना। तो सिस्टम कैन बी ट्रीटेड एज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, और इसी को बोलते हैं हम कॉन्टिनम। कॉन्टिनम का मतलब है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, और यही अजम्पशंस लेके हम आगे पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। अभी तक 2 अजम्पशन पढ़ लिया आपने इनडायरेक्टली, दैट द बॉडी आर रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेशन इज नेग्लिजिबल, ठीक है। और दूसरा कॉन्टिनम, मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस है, कोई गैप नहीं है बीच में, क्योंकि अगर गैप होगा तो फोर्स कैसे ट्रांसमिट होगा भाई, फोर्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए एक मीडियम चाहिए ना, है ना। जब आप लोग हॉरिजॉन्टल कर्व पे ट्रैवर्स करते हैं, आप स्टीयर कर रहे हो अपने व्हीकल को हॉरिजॉन्टल कर्व पे, जब गाड़ी को हॉरिजॉन्टल कर्व पे मूव करते हो तो आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, ऐसा आप बोलते हो, मैं नहीं बोल रहा, मैं हाईवे में बोलूंगा, यहाँ नहीं बोलूंगा मैं, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मेरी चीजें चेंज हो जाएंगी। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे हम कॉन्टिनम का कंसेप्ट क्यों लेके आए बताइए, हम इसलिए लेके आए ना कि हम जब फोर्स लगाएंगे तो जब भी फोर्स जनरेट होगा
तो किसी भी सिस्टम में दो बॉडी का होना जरूरी है, एक जो फोर्स लगाए और दूसरी जो फोर्स को ले, जिसपे एक्ट हो। एक बॉडी जिसके ऊपर फोर्स आएगा, दूसरी बॉडी जो फोर्स लगाएगी, यही तो है। अरे फोर्स का मतलब ही क्या है? इट्स अ पुल और पुश ऑन अ बॉडी ना। तो ऑन अ बॉडी कौन लगा रहा है? भगवान नहीं, कोई ना कोई दूसरी बॉडी पुश और पुल लगा रही होगी ना। तो फोर्स सिस्टम में हमेशा कम से कम दो बॉडी होनी चाहिए, एक जिसपे फोर्स लगाया जाए, एक जिसके जिसके थ्रू फोर्स लगाया जाए। One the body which is applying a force and another body which is receiving that force, which is being acted upon by that force. तो दो बॉडी होना चाहिए ना। तो आप बताइए, जब आप गाड़ी को स्टीयर करते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व से, तो क्या फोर्स जनरेट होता है बताइए? हाँ, आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल जैसा कोई फोर्स होता ही नहीं है। अब पूरे हाईवे इंजीनियरिंग में जो आपने ट्रांजिशन कर्व का डिजाइनिंग किया है, वो यही रख के किया है कि P इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, दैट इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन अगर आप फिजिक्स पढ़ें तो आपको पता चलेगा वो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल था ही नहीं। वो जो एक्चुअली एक्सप्रेशन आप यूज करते हो हाईवे इंजीनियरिंग में, एम बी स्क्वायर बाई आर, दैट इज एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, नॉट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल कोई जैसा फोर्स होगा ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेगा रियल में। यदि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता ही नहीं है, यस नहीं होता है, तो फिर मेरी गाड़ी को पुश कौन कर रहा था पिछले 6 साल से? तो उस फोर्स को हम एक्चुअली बोलते हैं स्यूडो फोर्स, इमेजिनरी फोर्स, फेक फोर्स, नॉन रियल फोर्स। वो रियल नहीं है, क्योंकि किसी भी फोर्स को होने के लिए दो बॉडी का होना जरूरी है। ठीक है, आगे जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा आपको इसकी गहराई समझ में आएगी कि किस क्यों हम बोलते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या स्यूडो फोर्स। नहीं सुना था ना आज तक ये, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्यूडो फोर्स है। आप पूरी की पूरी फिजिक्स उठा के देख लीजिए, कहीं पे भी आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा, एक्सप्रेशन मिलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का, और इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए वही फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लग जाता है। तो जो कैलकुलेशन हुई है, जो ड्राइव क्वांटिटी है मेरा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल नहीं है। ठीक है, चलिए नाउ बॉडी एज अ पार्टिकल। जो भी बॉडी है, मान लो ये एक बॉडी है, दिस इज अ बॉडी, कैन वी ट्रीट दिस बॉडी एज अ पार्टिकल? बताइए, क्या ये बॉडी एक पार्टिकल अज्यूम कर सकता हूं मैं इसको? पार्टिकल मतलब एक पॉइंट जैसा। जब एनालिसिस करते हैं तो फोर्स को करते हैं ना, द फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ पॉइंट। प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? उस पर ऐसे पुश लग रहा था, आपने बोल दिया एक पॉइंट पे लग रहा है, हाउ इट इज पॉसिबल? तो बॉडी एज अ पॉइंट का मतलब क्या है? वैसे तो बॉडी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से, एटम से बना है ना। इन्फिनिटी तो होगा नहीं, लेकिन इनफाइनाइट बोलेंगे क्योंकि हमारी काउंटिंग के बियॉन्ड है ये चीज। इतने ज्यादा नंबर्स हैं एटम्स के, है ना। क्योंकि 1 मोल की भी बात करें तो वहां पे 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स मिलके 1 मोल बना देता है। और कार्बन के एक एटम की बात करो जिसका एटॉमिक नंबर 6 और मॉलिक्यूलर मास 12 है, तो 12 एटॉमिक मास यूनिट है, वो ग्राम मत समझ लेना उसको। कार्बन का 1 मोल, जिसको आप 12 ग्राम मानते हैं, वो एक्चुअली एक एटम था ही नहीं, वो 1 मोल का मास होता है। और एक ऐसा मोल जिसके अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स का कॉम्बिनेशन जब एक साथ कार्बन का आएगा, तब जाके वो एक 12 ग्राम का कार्बन बनेगा, 1 मोल। ठीक है, तो ये बॉडी भी क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, एक पॉइंट तो नहीं हो सकता ये। देखिए, इसी को अगर मैं इतना दूर से देखूं, कुछ 500 मीटर 400 मीटर से, तो क्या मैं इस बटन में और बॉटम वाले बटन में डिफरेंशिएट कर पाऊंगा? ये सब मुझे कैसा दिखाई देगा? एक पॉइंट की तरह दिखाई देगा ना, दिखाई देगा कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? तो रात को जाके ऐसे स्टार देखना ऊपर छत पे, स्टार कैसे दिखाई देता है? एक पॉइंट दिखाई देता है कि नहीं? आपको स्काई में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स दिखाई देते हैं, स्टार। कितने बड़े हैं वो, सोच के देखो।
आप उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल सब मिला के बोल रहे हो, छोटा सा एक पॉइंट है, पॉइंट नहीं है वो, लेकिन उसको हम कंसिडर कैसा कर सकते हैं एज अ पॉइंट। क्यों? क्योंकि उसका जो मास है वो हमारे रेंज से बहुत बाहर चला गया है। तो कोई भी बॉडी को हम एज अ पॉइंट कंसिडर करेंगे, ये डिपेंड करता है कि वो उसका रेंज कितना है। किसका रेंज? ऑब्जर्वर की रेंज के अंदर है या ऑब्जर्वर रे की रेंज से कितना दूर है वो, उस बेसिस पे डिफाइन होगा कि वो बॉडी को हम एज अ पॉइंट ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं। So in reality, a body is a combination of infinite number of particles. But if the size of the body is very less as compared to its range, रेंज के कंपैरिजन में, अब स्टार को देखो, स्टार का साइज तो बहुत बड़ा है, हाँ बहुत बड़ा है, अर्थ से भी बड़ा है, कुछ स्टार का तो साइज सन से भी बड़ा है। लेकिन अगर आप रेंज बोले ना कितना दूर है, तो मिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर है वो। तो रेंज इतना बड़ा, उसके साइज के कंपैरिजन में उसका रेंज बहुत बड़ा हो गया, इसलिए उसको हम कैसा कंसिडर करते हैं, एज अ पॉइंट कंसिडर करते हैं। ठीक है? So, but if the size of the body is very less as compared to its range, the complete body is treated as a particle. ठीक है? तो यहाँ पे क्या दिखा है कि बॉडी है, वैसे तो बॉडी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ये कुछ बना के दिखाया 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टिकल्स। ये क्या है? एक छोटा सा पार्टिकल है, लेकिन इस बॉडी को ऐसा पार्टिकल ही मैं बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसको पास से देखूंगा ना, तो मैं क्लासीफाई कर सकता हूँ कि ये पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 5 है। इसको आपकी रेंज से काफी दूर ले जाके दिखाया जाए, बताओ, तो आपको एक टाइनी पॉइंट ही तो दिखाई देगा। ठीक है? तो बॉडी के डायमेंशन ऑब्जर्वर की रेंज पे डिपेंड कर रहा है। अगर रेंज ज्यादा है तो ये बॉडी का डायमेंशन धीरे धीरे छोटा होगा और इवेंचुअली एक पॉइंट पे आके खत्म होगा। ठीक है? देन वी विल कंसिडर दैट बॉडी एज अ पार्टिकल। पार्टिकल मतलब पॉइंट। ठीक है? तो एट एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी देयर इज अ पार्टिकल। किसी भी पॉइंट पे आप देखो वहां पे पार्टिकल है, इसलिए मैं रिप्लेस कर रहा हूं, इसलिए मैं सिनोनिमस यूज करूंगा, पार्टिकल इज इक्वल टू पॉइंट। अब मैकेनिक्स के अंदर अगर हम कोई पॉइंट बोल रहे हैं या पार्टिकल बोल रहे हैं, इसका एक ही मतलब होगा। ठीक है? दोनों वर्ड सिनोनिमसली यूज करेंगे, और कब कर रहे होंगे? जब ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उसका जो मास है वो काफी या तो बहुत छोटा है रेंज के हिसाब से, समझ रहे हो ना, बॉडी का डायमेंशन इतना छोटा हो गया है रेंज के हिसाब से, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, कि उस पूरी होल बॉडी को एक पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये रिमोट पे एक पॉइंट लोड लगा दिया मैंने, लेकिन इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, तो इस टिप को भी आप इतना बड़ा दिखाई देगा आपको, तो आप कहोगे कि इसका भी तो 100 पास कर सकता हूं मैं, इस पॉइंट का और भी पॉइंट बना सकता हूं मैं, लेकिन ये मेरी ऑब्जर्वेशन के बियॉन्ड था ना, तो इसी को मैंने पॉइंट कंसिडर किया, है ना। एक आंट, एक छोटी सी चींटी ना, उसके लिए जो शुगर का क्रिस्टल है वो एक उसके लिए पहाड़ जैसा है, बहुत बड़ा साइज है, लेकिन आपके लिए वो क्या है? एक टाइनी पॉइंट ही तो है। यानी कोई भी बॉडी को एज अ पार्टिकल या पॉइंट कंसिडर करेंगे, ये कब? ये डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर की रेंज के कोरस्पॉन्डिंग उस बॉडी के डायमेंशंस क्या है। ठीक है? ठीक है? अच्छा, नाउ तो बेसिकली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स डील्स विद द रिजिड बॉडीज एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज। रिजिड बॉडीज एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज, रिजिड बॉडीज क्या है? जिसमें डिफॉर्मेशन तो है, लेकिन वो डिफॉर्मेशन नेग्लिजिबल है। फोर्स लगाऊंगा तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चेंज तो आएगा, और उस चेंज को हम पकड़ नहीं पा रहे। तो हमारे लिए वो डेविएशन, वो चेंज, वो इतना डिफरेंशियल है, वो इतना छोटा है कि उसका नेट वैल्यू में ऐड सब्ट्रैक्ट करने से कोई रिजल्ट चेंज ही नहीं हो रहा है। तो इट्स बेटर टू लीव दैट क्वांटिटी। ठीक है? दैट्स व्हाई we will neglect that deformation and we will consider that body, we will consider it as ideal body, पर रियलिटी में कोई भी आइडियल तो है नहीं। ठीक है? वहीं पे डिफॉर्मेबल बॉडी, जहां पे हमें नेकेड आई से सफिशिएंट डिफॉर्मेशन दिखाई दे रहे हैं, जैसे 10 रुपीज में से 2 रुपीज सफिशिएंट है ना, यू कैन नॉट नेग्लेक्ट इट, लेकिन 1 लाख के कोरस्पॉन्डिंग 1 रुपीज इज नेग्लिजिबल। तो ये रिलेटिवली चलती हैं चीजें, किसी चीज को नेग्लेक्ट करना है कि नहीं करना है,
ये रिलेटिवली चलेंगी कि आपका मेन डायमेंशंस के, मेन साइज के कोरस्पॉन्डिंग वो डिफॉर्मेशन कितना ज्यादा है। अगर बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, तो नेग्लेक्ट कर दो, रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट कर लो उसको। और अगर कंसीडरेबल डिफॉर्मेशन हो रहे हैं तो वी कैन नॉट नेग्लेक्ट द डिफॉर्मेशन, वी कैन नॉट ट्रीट इट एज अ रिजिड बॉडी बट डिफॉर्मेबल बॉडी। तो रिजिड बॉडी को पढ़ोगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, और डिफॉर्मेबल को पढ़ोगे आप किसमें, फॉर्म में या फिर फ्लूइड्स में, है ना। क्यों? क्योंकि अगर डिफॉर्मेशन फिक्स है, फिक्स का मतलब क्या, ये तो डिफॉर्म नहीं हो रहे ना, लेकिन मान लो ये ले लेते हैं, ये डिफॉर्म हो रहा है ना, इसमें फोर्स लगाया मैंने तो डिफॉर्म हो रहा है, ज्यादा फोर्स लगाने से अल्टीमेट से टच कर जाएगा, फ्रैक्चर आ सकता है, लेकिन इसलिए कम फोर्स लगाएंगे, कम फोर्स लगाने से डिफॉर्मेशन है, नेकेड आई से दिखाई दे रहा है डिफॉर्मेशन, है ना। तो इसकी जो एनालिसिस होगी वो पढ़ते हो आप स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में, जिसको आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी बोल देते हो, कहीं कहीं पे देखोगे उसका नाम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स करके है, क्योंकि हम सॉलिड बॉडी की मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं वहां पे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का हम वो पार्ट पढ़ते हैं सोम में जो रिलेट करता है फिक्स्ड डिफॉर्मेबल बॉडीज से, और अगर डिफॉर्म नहीं हो रहा तो वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आ गया वो, ठीक है। वहीं पे लेकिन अगर डिफॉर्मेशन कंटिन्यूस है, डिफॉर्मेशन कंटिन्यू हो रहा है, ऐसा नहीं कि 5 mm का डिफॉर्मेशन वो रुक गया, इट्स कंटिन्यूअसली, so that will occur in the fluids. Fluids are the continuous deformable bodies. Fluid has tendency to flow, fluid has tendency to deform, so if continuous deformation is taken place then we'll treat it them as a fluid, और उसकी जो स्टडी है उसको हम पढ़ते हैं फ्लूइड्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में। नाम ये समझ में आ रहा है, फ्लूइड का मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स को कभी इस तरह समझा था क्या नाम कोई, कि फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब ही क्या है, ये मैकेनिक्स पढ़ना किसकी, कंटिन्यूस डिफॉर्मेबल फ्लूइड्स की, बॉडी की, तो कंटिन्यूस डिफॉर्म हो रही है बॉडी, उसी को फ्लूइड्स बोल रहे हैं, उसके मैकेनिक्स पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है। फर्दर इसके फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम, इसमें भी हम अगर डिफॉर्मेशन है तो वो स्टैटिक भी हो सकता है, काइनेमेटिक्स हो सकता है, यहाँ पे भी स्टैटिक हो सकता है, काइनेमेटिक्स हो सकता है, फ्लूइड्स एट रेस्ट, फ्लूइड्स एट मोशन, दोनों पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पे काइनेटिक्स भी है, काइनेमेटिक्स भी है, स्टैटिक भी है, फर्दर क्लासिफिकेशन है, लेकिन इतना डीप क्लासिफिकेशन की इस क्लास के लिए जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने फर्दर नहीं किया है, वरना इसके और क्लासिफिकेशन करूंगा ये पेज भर जाएगा पूरा क्लासिफिकेशन। लेकिन क्लासिफिकेशन आगे होंगे कैसे, स्टैटिक होगा या डायनेमिक होगा, और अगर डायनेमिक है तो डायनेमिक में फर्दर क्लासिफिकेशन होगा किसका, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स, एक में फोर्स को कंसीडर करेंगे, एक में नहीं करेंगे। नाउ व्हाट इज द फोर्स, तो फोर्स क्या है, फोर्स इट इज द एक्शन ऑफ वन बॉडी टू अदर बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप सोचो इसमें क्या इतना इंपॉर्टेंट आ गया, यही बेसिक है भाई, यही नहीं जानते हो आप कि फोर्स जो है वो एक बॉडी का दूसरी बॉडी पे एक्शन है, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आप फोर्स रियल फोर्स मानते हो। तो देख रहे हो ना, छोटी सी स्टेटमेंट आपका कंसेप्ट हिला दिया, पूरा चेंज ही हो गया कंसेप्ट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई रियल फोर्स है ही नहीं, क्योंकि उसके लिए दो बॉडी चाहिए, कहाँ है दो बॉडी, एक है दूसरी तो ही नहीं, ठीक है। तो इट इज द एक्शन ऑफ वन बॉडी टू द अदर बॉडी। पूरी की पूरी, पूरे के पूरे लेक्चर के अंदर सिर्फ ध्यान से सुनना है, माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है। मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको कंटेंट ऐसा दूं कि एक बार वन टाइम पढ़ो आप सारे कंटेंट, तो लगभग मेरी कोशिश रहती है वन टाइम पढ़ो, काफी हो जाता है, क्यों ले लूं, काफी नहीं होता है क्या वन टाइम, तो वन टाइम पढ़ो खत्म, उसके बाद पढ़ना नहीं, उसके बाद क्या लगेगा, रिवीजन। तो एक बार कोचिंग लेनी है, बार बार कोचिंग लेके अपनी शक्ल मुझे नहीं दिखानी और मेरी शक्ल बार बार देखते नहीं रहनी है ना। तो उसके लिए एक ही चारा है कि प्रिपरेशन करो बढ़िया से, जब आप क्लास करते हो क्लास में अंडरस्टैंडिंग के लिए आओ, नोट्स के लिए मत आओ। और जो दूसरा पैरामीटर है ना, जो बहुत सारे लोग यहाँ पे लैगिंग करते ही हैं डेफिनेटली, क्योंकि मेरी क्लास से तो पीडीएफ मिलता है ना, और बहुत सारे लोगों की आदत है या तो उसको फोन से पढ़ेंगे या उसको प्रिंट आउट कर लेंगे, क्यों, उससे टाइम बच जाता है, और वो टाइम लगाते हैं इन्वेंशन में, आप लोग बड़े बड़े इन्वेंशन कर देते हैं वो टाइम बचा के, है ना। तो आपको एक्चुअली क्या करना है, जितने भी नोट्स देंगे ना उनको प्रिंट आउट मत करना, टेक माई एडवाइस, फॉलो दिस एंड सी द डिफरेंस आफ्टर सम डेज। इफ यू डू दिस ना,
कंपेयर कर लेना आप, पहले जब आप नोट्स को पीडीएफ से पढ़ते हो और सेकंड टाइम जब आप उन नोट्स को अपने ही लैंग्वेज में। कुछ लोग सोचेंगे कि यार दोबारा से क्यों करूं मैं वही काम, जब सामने सामने प्रिंट करके रखा हुआ है तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं लिखने में। और यही है सबसे बड़ा मिस्टेक आपकी प्रिपरेशन का, क्योंकि एक बार नॉलेज एक्वायर कर ली, एक्वायर करने के बाद में ग्रेजुअली अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो उसको आप धीरे धीरे भूलते जाएंगे। किसी भी नॉलेज को कंटिन्यूअस एक्वायर करके रखने के लिए रिवीजन की जरूरत पड़ती है। इसके पीछे एक मतलब साइकोलॉजिकल स्टडी भी हो चुकी है, थ्योरीज भी आ चुकी है। रिवीजन इज मस्ट। बिना रिवीजन के आप कोई भी एग्जाम नहीं निकाल सकते। आप क्लास 2 का एग्जाम नहीं निकालते अगर आप एबीसीडी बार बार नहीं लिखते, है ना। ये तो बहुत बेसिक सा चीज है। लेकिन रिवीजन करें कैसे? तो रिवीजन के लिए आप क्या करते हो, मेरे पीडीएफ के नोट्स को प्रिंट आउट कर लेते हो और उधर से रिवाइज करने लगते हो। बहुत गलत अप्रोच है। आपने कभी भी देखा है क्या किसी भी ऐसे स्टूडेंट को जो आपके आसपास में रहा होगा जिसने कोई ना कोई एग्जाम बढ़िया से क्लियर करा है, जिसको आप बोलते होंगे कि हाँ यार ये स्टूडेंट बढ़िया है, अच्छा पढ़ता है, इसका सिलेक्शन होना चाहिए। होते हैं ना आपके आसपास में ऐसे स्टूडेंट तो कहीं ना किसी फील्ड में अच्छा है। खासकर अगर मैं एग्जाम्स की बात करूँ तो जो एग्जाम क्रैक कर रहा है ना, उसके नोट्स आप कभी भी देख लो ना, उसके खुद के नोट्स होंगे ही होंगे। एक स्टूडेंट को ढूंढ के निकाल के लेके आओ जिसने एक एक बढ़िया रैंकर है और उसके हैंड रिटन खुद के नोट्स नहीं है, एक ढूंढ देना बस मुझे, तो मैं आपको बता दूंगा कि मैं आपको गलत एडवाइस करता हूँ। मैं भी अगर पढ़ता हूँ ना, आज तक भी मैं हमेशा मेरे हाथ में पेन कॉपी जरूर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जब तक आप खुद से लिख के नहीं देखेंगे ना, इट इज माई नोट्स आर सेम एज द बुक। और कभी भी आप रिवीजन करते हैं एग्जाम के टाइम पे तो क्या बुक लेके बड़ी सी बुक उठा के रिवाइज करना शुरू करता है क्या? नहीं। आपने 11th क्लास 10th क्लास जब भी पढ़ा होगा तो रिवीजन अपनी कॉपी से किया होगा आपने, कभी बुक से कॉपी रिवाइज नहीं करते, गाइड से रिवाइज नहीं करते, क्योंकि इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है। आपको जितना आसानी से और जितना टाइम तक याद रहेगा आपके नोट से पढ़ने वाला, ह्यूमन साइकोलॉजी है ये, साइंस है ये भी। जितना आपको अपने लिखे हुए नोट से याद रहेगा, ज़्यादा टाइम तक आप याद रख पाएंगे, उतना आप टेक्स्ट बुक से कभी नहीं कर पाएंगे। आजमा के देख लो इसको। इसलिए घर पे जाके नोट्स बनाने हैं प्रॉपर समझते हुए अपनी लैंग्वेज में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले तो उसको भी लिखना है। तो डेली डेली जब ये टास्क करेंगे तो एक बार नोट्स बन गए आपके, उसके बाद आपका सिर्फ काम क्या है, सिर्फ रिवाइज करना ही है। नोट्स ही प्रॉपर बनाते नहीं हो, उधर से पीडीएफ है वो गायब हो गया, फोन फॉर्मेट हो गया, लास्ट में है ही नहीं कंटेंट। तो ऐसी गलतियां मत करना। बहुत महंगी सी एडवाइस फ्री में दे दी है मैंने आपको। तो इट इज द एक्शन ऑफ वन बॉडी टू अदर बॉडी, एक बॉडी का दूसरी बॉडी पे जो एक्शन है उसी को फोर्स बोल रहे हैं, चाहे पुल हो पुश हो जो भी नेचर हो। फिर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी देयरफॉर इट इज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इस पे मैंने फोर्स तो लगाया, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन क्या थी? क्या ये सिस्टम से अवे जा रहा था या सिस्टम के क्लोज आ रहा था? तो डायरेक्शन इज नेसेसरी, राइट। यूनिट क्या है? न्यूटन से, सबको पता है फोर्स की यूनिट न्यूटन से। ये एसआई सिस्टम के अंदर न्यूटन से। वैसे फोर्स की यूनिट किलोग्राम फोर्स भी हो सकती है, डाइंस भी हो सकती है, ठीक है। तो आप डाइंस में ले सकते हैं या फिर फोर्स को न्यूटन्स में, है ना। लेकिन जनरली हम इसको किस में लेते हैं? न्यूटन्स में लेते हैं, क्योंकि हम सिस्टम करते हैं कौन सा फॉलो? एसआई सिस्टम, ठीक है। तो फोर्स की जो यूनिट रहेगी वो एसआई सिस्टम में न्यूटन्स ही रहेगी। ओके, whenever the force is applied on the body, then to define this force we require two things, magnitude and direction। तो इतना तो आपने पढ़ा है, लेकिन एक तीसरी चीज भी चाहिए जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। वो पॉइंट तो बताओ जहां पे अप्लाई किया है। ये क्यों जरूरी है? बिकॉज इफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंजेस, द इफेक्ट ऑफ द फोर्स चेंजेस। मतलब जैसे ये डोर दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ से इसको फोर्स से खींचा, आराम से खुल गया ना। ये हिंजेस है ना, दे कैन डिफॉर्म अबाउट दीज हिंजेस। तो यहाँ पर मूवमेंट आसानी से है। एक काम करो, इस हैंडल को यहाँ लगा दो और फिर खींचो,
बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा इसको खींचने। सेम बॉडी था, सेम मास था, फिर फोर्स क्यों बढ़ गया? बिकॉज आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज हो गया। सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाओ, सेम डायरेक्शन में लगाओ, तो अभी भी फोर्स को डिफाइन करने के लिए सफिशिएंट क्वांटिटी मिली नहीं मुझे, क्योंकि अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स नहीं बता रहा हूं तो उसका जो एक्चुअल इफेक्ट है इट्स अनप्रिडिक्टेबल, बिकॉज द इफेक्ट विल चेंज when the point of application of force changes, right? So actually we require the three things: magnitude, direction, plus point of application of force. So suppose this is fixed, right? और यहाँ पे hinges है, hinge इसके अबाउट रोटेशन पॉसिबल है। तो अगर मैं फोर्स लगाऊं 10 न्यूटन का फोर्स, सेम बॉडी दूसरी बॉडी ने फोर्स लगाया, यहाँ पे भी सेम बॉडी दूसरी बॉडी ने फोर्स लगाया, बट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदल गया, जिसकी वजह से जो मूवमेंट है वो किस में, किस टैली में ज्यादा मूवमेंट होगा, फर्स्ट में या सेकंड में? फर्स्ट में ज्यादा होगा ना। अरे सेम ही फोर्स था, सेम बॉडी था, सेम मैग्नीट्यूड था, सेम डायरेक्शन में ही फोर्स लगाया आपने, लेकिन आपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदल दिया, इसकी वजह से इफेक्ट चेंज हो गया। इसलिए कभी भी फोर्स को डिफाइन करने के लिए जो आज तक आप पढ़ते आए हो कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चाहिए, गलत, साथ में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी चाहिए, ठीक है? तब आप एक्चुअली उसके नेचर को प्रिडिक्ट कर पाएंगे, और ये नेचर को प्रिडिक्ट करना ही तो साइंस है जिसको हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोल रहे हैं, ठीक है? तो whenever the force is applied on the body, it will be on the particular particle of body, and that particle is known as a point of application. जहां पे भी फोर्स लगाए तो यहाँ पे भी एक पार्टिकल होगा, यहाँ पे भी एक पार्टिकल होगा। जब भी फोर्स लगाया किसी पर्टिकुलर पार्टिकल पे ही लगाया है, तो उसी पार्टिकल को क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते रहे। पढ़ लिया ना, बॉडी एज अ पॉइंट, या पॉइंट इक्वल टू पार्टिकल, सिनोनिमस, ठीक है? नाउ इफेक्ट ऑफ 10 न्यूटन ऑफ फोर्स ऑन बोथ द बॉडीज आर टोटली डिफरेंट। अंडरस्टेबल है ना ये? अंडरस्टैंडेबल है ना? अलग होगा इफेक्ट। सो व्हेनेवर द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, बॉडी पे कोई भी फोर्स आपने अप्लाई किया है, तो जो अप्लाई किया गया है वो किसी ना किसी बॉडी के थ्रू किया होगा। कभी भी फोर्स अप्लाई होगा, देयर विल बी अ सेकंड बॉडी। फोर्स को अप्लाई करने में उस सिस्टम के अंदर टू बॉडीज जरूर होंगे, एक नहीं होगा। सिंगल बॉडी पर फोर्स नहीं लगता है, आई मीन बॉडी पे तो फोर्स लगता है, लेकिन सिस्टम में सिंगल बॉडी नहीं हो सकती फोर्स सिस्टम में, टू बॉडी होंगे, एक लगा रहा होगा एक पे लग रहा होगा, ठीक है? So whenever the force is applied on the body, there will be two bodies. First, on which force is acted, and second, which is applying the force. ठीक है? So if a force is acted on a body and there is no other body which is applying that force, मतलब एक बॉडी तो है जिस पे फोर्स लगा, लेकिन दूसरी बॉडी है ही नहीं जो फोर्स लगा रही है, that force is called as pseudo force or fake force or not real force और imaginary force, जो भी बोल सकते हो, रियल नहीं है वो, ठीक है? नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स, एक्सक्यूज मी। Now different types of forces. First is weight. Second is normal reaction. Third is friction. Fourth is tension in string. And fifth is spring force. अब एक एक फोर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ फोर्सेस को समझ में कम टाइम लगेगा, कुछ में पूरा लेक्चर भी जाएगा। फ्रिक्शन है ना?
So one by one, let us discuss. First is weight. वेट क्या है? बॉडी फोर्स है। दो टाइप के फोर्स देखने के लिए मिलेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, बॉडी फोर्स एंड सरफेस फोर्सेस। तो वेट जो है वो एक बॉडी फोर्स है। तो जैसे एप्पल है, हैंड के ऊपर एप्पल रखा है, बॉडी फोर्स है, ये बॉडी है ना, ये फोर्स एग्जर्ट कर रही है, बॉडी एग्जर्ट कर रही है ना फोर्स, किसकी वजह से कर रही है? ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, so it is a body force, it acts on the body by earth in the vertically downward direction always। जब भी फोर्स लगेगा हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, राइट। अब ये कंसेप्ट आप रिपीटिवली पढ़ते ही रहते हैं। कहाँ पढ़ते हैं जी? फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हो आप, विस्कोसिटी फाइंड करने के लिए इंक्लाइंड प्लेन्स पे। आप इसको पढ़ेंगे सुपर एलिवेशन डिजाइन करने में भी। जैसे कोई भी बॉडी है, अब ये फ्री बॉडी डायग्राम बन रहा है, इसी को बोलेंगे हम फ्री बॉडी डायग्राम। लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम में मैं सिर्फ क्या दिखा रहा हूँ? सिर्फ और सिर्फ अभी मैं वेट को दिखा रहा हूँ। वैसे तो इसके कंपोनेंट भी ब्रेक होंगे, क्या होगा एक्स वाई जेड, अभी वो नहीं, वन बाय वन। पहले वेट को देखो कि वेट कैसे एक्ट करता है। इट इज ऑलवेज एक्टेड इन अ वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है? दिस इज योर अर्थ, ठीक है, अर्थ का ये हो गया सेंटर। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है बताइए? अगर एफ है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो गौसम बताइए फॉर्मूला। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन पे जाऊं, तो द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टेड बिटवीन द टू बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and it is inversely proportional to the square of distance between them, that is the gravitational force। क्या है? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ देयर masses। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स है ना, फोर्स से दो बॉडी होना पड़ेगा, एक वो बॉडी जो फोर्स अप्लाई कर रही है और एक वो बॉडी जिस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे ये सन और ये चंदा मामा मून, ठीक है। तो जब न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा, उसको तभी तो ये ग्रेविटी का ध्यान आया कि ये फोर्स, ये एप्पल मेरे सर पे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया यूनिवर्स में? क्योंकि कोई ना कोई उसको पुल पुश कर रहे हैं, सॉरी पुल कर रहे हैं ना अपनी तरफ। तो अर्थ ऑलवेज पुलिंग एवरी मास, अर्थ इज ऑलवेज पुलिंग एवरी मास, वर्ड पे ध्यान दो, मास को पुल कर रहा है। और मास को पुल करने के लिए जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वही है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे F को अगर आप इक्वल टू रखें तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे ना, तो जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आना चाहिए, तो आ गया वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट G, है ना। तो ये फॉर्मूला पढ़ते हो ना आप ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बदलता रहेगा। क्यों बदलता रहेगा? क्योंकि अगर अर्थ से आप जितना डिस्टेंस अवे जाएंगे उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा, ग्रेविटी कम लगेगी आपको। इसीलिए तो स्पेस में जाके आराम से उछलते कूदते हैं, ग्रेविटेशन कम है। तो अर्थ का ग्रेविटी का रेंज सपोज करो यहां तक है, इसको पार कर दिया ना आपने, तो आप पे कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगी। तो जब आप वेइंग मशीन पे खड़े होंगे तो आपका वेट आएगा 0, है ना। वो मीम्स नहीं चलता है क्या, आई एम नॉट फैट बट आई एम ऑन द रोंग प्लेनेट। क्योंकि अगर मैं मून पे होता या होती तो मेरा वेट 60 kg की जगह ओनली 6 kg होता। क्योंकि जो वेट है ना, ये भ्रम है, एक्चुअली वेट मेरा 60 है ही नहीं, ये तो ग्रेविटेशनल पुल है जो खींच रहा है मुझे।
ठीक है। सो मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, वेट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी व्हिच डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटेशनल पुल। अगर आप अर्थ के ग्रेविटेशनल रेंज से बाहर चले जाओ तो आप पे कोई भी ग्रेविटेशनल पुल नहीं लगेगा, तो आप पे कोई फोर्स होगा ही नहीं, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। हो सकता है कि फिर कोई आसपास वाला कोई अदर प्लेनेट मिल जाए आपको, आप मार्स के ग्रेविटी रेंज में चले जाए तो उसके हिसाब से फिर आपको पुल लग रहा होगा, क्योंकि हर एक प्लेनेट का अपना ग्रेविटेशनल पुल तो होगा ना। और ये ग्रेविटेशनल पुल किस पे डिपेंड करेगा, मास पे। का मतलब सन का मास तो पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा होना चाहिए ना, और सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल भी। यस, इसीलिए जब वहां पे ये न्यूक्लियर फिजन होता है जिस, तो उसकी वजह से सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं सेवरल किलोमीटर्स तक। वो सोलर फ्लेयर्स आप देखते हो ना, सन को ऐसे ऐसे बनाते हो ना, ऐसे सन को, ये सोलर फ्लेयर्स है एक्चुअली। तो सोलर फ्लेयर्स सेवरल किलोमीटर तक यूनिवर्स में फैलती है और ये वापस खींच ले जाते हैं, क्यों, तो ग्रेविटेशनल पावर या फोर्स इतना ज्यादा है सन का, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत दूर तक ये सोलर फ्लेयर्स नहीं जाती है। लेकिन रिलेटिवली वो दूर भी बहुत है, अब वो डिपेंड कर रहा है ना कि कंपैरेटिवली कितना दूर कितना पास, वो रेंज पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सन के बहुत पास जाओगे तो लगेगा "ओ, इतनी दूर तक जा रही है", अर्थ पे खड़े होके क्या दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं। तो एवरीथिंग इज रिलेटिवली, ठीक है, ज्यादा या कम। ये लाइन बड़ी है या छोटी है डिपेंड कर रहा है, इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो बड़ी है, इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो छोटी है ना। सो द क्वांटिटीज वेदर स्मॉल और लार्ज इज ऑलवेज कंपेरेबल। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर ये मेरा अर्थ है तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा। अब जैसे यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, यहाँ पे कोई खड़ा है तो ये उल्टा खड़ा हुआ है क्या, ये भी सीधा ही है भाई, ये इंसान सीधा ही तो खड़ा है, और इस पे जो फोर्स लग रहा है, पुल लग रहा है ना, वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही है, ये अपवर्ड नहीं है, ये डाउनवर्ड ही है, क्योंकि जहां पे खड़ा है ना तो उसके हिसाब से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। तो जब कोई बोले ना कि ऊपर वाला सब देख रहा है, तेरे लिए होता होगा मैं इस लोकेशन पे, मेरे लिए वो नीचे वाला हो गया, है ना, देयर इज नो ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर और नीचे रिलेटिवली यूनिवर्स में कैसे बताएंगे, तो कोई चीज ऊपर है या नीचे है वो भी किस पे, किसके बेसिस पे, रिलेटिवली हम बताते हैं किसी चीज के रिलेशन में कोई चीज अप है या डाउन है। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा। जैसे यहां पर एक बॉडी बनाई मैंने, इस पे फोर्स कैसे लगेगा, हमेशा इंक्लाइन नहीं है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स बनाया मैंने, ये ऐसे सरफेस हो गया और मास सपोज यहाँ पे है, तो इसका कैसे लगेगा, वर्टिकल डाउनवर्ड, हमेशा नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। डजंट मैटर आपका मास, आपकी बॉडी टिल्टेड है, स्ट्रेट है, उल्टी रखी है ना, इट इज ऑलवेज एक्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ओके। सेकंड है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, तो अभी तक तो हमने एक फोर्स सिस्टम पढ़ा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और उसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में न्यूटन थर्ड लॉ हम लेके आएंगे, एक्शन रिएक्शन, वट एवर द फोर्स इज अप्लाइड देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे मैकेनिक्स में जो मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ ना, इस नॉर्मल का मतलब है जिस सरफेस पे बॉडी है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जिस सरफेस पे बॉडी है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसी को नॉर्मल डायरेक्शन में, उसी को सिंपल नॉर्मल बोल देते हैं, नॉर्मल फोर्स बोल देते हैं।
इसका मतलब वेट के जस्ट अपोजिट लगेगा क्या नॉर्मल? वेल जरूरी नहीं है। अभी तक आप जो पढ़ते आए ना कि आप वेट के अगेंस्ट नॉर्मल फोर्स लगाते हो, वो कंसेप्ट भी गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि ये मेरा बॉडी फोर्स नहीं, ये तो मेरा सरफेस फोर्स है। नॉर्मल फोर्स इज अ सरफेस फोर्स। ये मेरा सरफेस है, सरफेस के 90 डिग्री पे ही लगेगा, ये नॉर्मल है। ये सरफेस है, तो यहाँ पे जो सरफेस रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा वो 90 डिग्री पे, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। और ऐसा कर लो तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो नॉर्मल क्या है? इट्स नॉट अ बॉडी फोर्स बट सरफेस फोर्स। तो जैसे ये सरफेस है, सरफेस कैसा है? हॉरिजॉन्टल, तो 90 डिग्री पे लगा दिया मैंने नॉर्मल। ये बॉडी का नहीं है, ये सरफेस का है। बात को समझिए। आगे जब फ्री बॉडी डायग्राम्स बनेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम से वेट भी नीचे आएगा, नॉर्मल भी आएगा, धीरे धीरे फ्रिक्शन भी इंट्रोड्यूस होगा, और ये इंक्लाइंड हो गया तो 5-6 रिजल्टेंट फोर्सेस भी आ जाएंगे। लेकिन नॉर्मल हमेशा सरफेस के 90 डिग्री पे ही लग रहा होगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द सरफेस और प्लेन। जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपको फोर्स सिस्टम दिखाऊं, जो कि मैं दिखाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी तो ये 1 बाय 1 ही चलना था ना। तो पहले हमने वेट का कंपोनेंट देखा कैसे लगता है, अब हम नॉर्मल देख रहे हैं। तो नॉर्मल कंपोनेंट हमेशा क्या होगा? नॉर्मल टू द सरफेस, क्योंकि सरफेस फोर्स है, ये बॉडी का फोर्स है ही नहीं। अब यहां से अगर मैं ये इसका सेंटर में मान लू, इस बॉडी का सेंटर, तो मास कैसे, सॉरी फोर्स यानी वेट कैसे एक्ट होगा इसका? हमेशा तो वर्टिकल डाउनवर्ड ही होगा यार। तो नॉर्मल कभी भी ऐसा एग्जर्ट नहीं हो जाएगा, ये गलत है। यही अगर आपका फ्री बॉडी डायग्राम गलत बना, तो मैकेनिक्स के अंदर का फ्री बॉडी डायग्राम ही गलत बना दिया तो एनालिसिस पूरी गलत हो गई। नॉर्मल फोर्स का मतलब क्या है? इट इज अ सरफेस फोर्स विच ऑलवेज एक्टेड अपॉन एट 90 डिग्री एट नॉर्मल डायरेक्शन टू द सरफेस। अब सरफेस इंक्लाइंड है किसी एंगल थीटा पे, कोई बात नहीं, इसका वेट ऐसा लगेगा, इसके जो भी कंपोनेंट ब्रेक होते होने दो, आई डोंट केयर, बट नॉर्मल मेरा हमेशा 90 डिग्री पे ही लगेगा सरफेस के। क्लियर हो गया? इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है नॉर्मल फोर्स को। ठीक है, तो इट इज अ सरफेस फोर्स, इट एक्ट्स ऑन द बॉडी बाय contacting surface exactly in the direction perpendicular to the surface। बॉडी की तो बात ही नहीं मैंने की रेफरेंस के लिए, मैंने रेफरेंस के लिए सरफेस को लिया कि सरफेस के 90 डिग्री पे लगेगा। ठीक है, इट इज ड्यू टू द प्रेसिंग इफेक्ट बिटवीन द बॉडी एंड सरफेस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप सोचोगे प्रेसिंग इफेक्ट क्या इंपॉर्टेंट है? अरे आप कंसेप्ट हिला देगा अगर मैंने बोल दिया कि नॉर्मल फोर्स जीरो भी हो सकता है। नॉर्मल फोर्स, फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन नॉर्मल फोर्स क्या है? जीरो भी है। वो कब? सोच के देखो। इसलिए बोल रहा हूँ ना कि आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तक पढ़ा नहीं, जब आप पढ़ लेंगे ना तो आपको ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ने का नजरिया चेंज हो जाएगा, और स्ट्रक्चर में तो मजे आ जाएंगे आपके, अगर मैकेनिक्स अच्छे से आ गया तो। ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है। ठीक है, अभी जो एक्शन रिएक्शन की कहानी है न्यूटन्स भैया की, न्यूटन्स थर्ड लॉ की, आप क्या सोचते हैं? आपका माइंड बताता हूं कि आप कैसे सोचते हैं नॉर्मल फोर्स। ये सरफेस है, हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे मैंने फोर्स रख दिया, आई मीन बॉडी रख दिया इसको, इसका कुछ सेल्फ वेट है, इस सेल्फ वेट की वजह से ग्रेविटेशनल पुल नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो फोर्स लगा, और फोर्स जैसे ही लगा तो न्यूटन भैया का थर्ड लॉ आ गया, और उसने बोला कि अपोजिट डायरेक्शन में जितना भी बॉडी का फोर्स आ रहा है उतना ही फोर्स लगेगा, तभी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई होगी, है ना। इस कंडीशन में जो भी बॉडी का वेट है, इस कंडीशन में जो भी बॉडी का वेट है वही नॉर्मल फोर्स है, अलग बात है, क्योंकि एक एक सिंगल एक सिचुएशन है ये।
बट इसी को मैं इस तरह इंक्लाइंड कर दूं, नाउ कैन यू फील कि क्या वर्टिकल डायरेक्शन में उतना ही फोर्स आ पाएगा क्या इसकी वजह से? नहीं आएगा ना इंक्लाइंड में, जितना ऐसे आ रहा है उतना इस तरह की से तो आएगा नहीं ना, राइट? तो नॉर्मल फोर्स किस डायरेक्शन में होगा बताइए? नॉर्मल फोर्स क्या ऊपर लगेगा? नॉर्मल फोर्स ऐसे आ रहा है क्योंकि सरफेस फोर्स है, और सरफेस आपका कैसा है? इंक्लाइंड है। तो इस इंक्लाइंड सरफेस के 90 डिग्री पे ही नॉर्मल आएगा। और क्या इसकी वैल्यू बॉडी के मास के इक्वल होगी या बॉडी के फोर्स के इक्वल होगी, वेट के इक्वल होगी क्या? W इक्वल टू mg होगा क्या यहाँ पे? यानी n की वैल्यू क्या mg हो सकती है? नहीं, पर यहाँ पे n की वैल्यू mg है, राइट? अब मैंने बोला जैसे कि नॉर्मल फोर्स 0 भी हो सकता है, क्योंकि मैं ये प्रेसिंग इफेक्ट को समझाना चाह रहा हूँ। इसका फोर्स है, सपोज इसका वेट है 10 न्यूटन। लोड इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू फोर्स, पहले तो ये दिमाग में छाप लो। लोड इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू फोर्स। जहां पे भी लोड आएगा वेट आएगा उसको एज अ फोर्स ही ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया मैंने, तो डाउनवर्ड जा रहे हैं। अब एक स्टूडेंट आया, उसने 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगा दिया, ऊपर की तरफ, अब डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो क्या ये कॉन्टेक्ट में इसके? यस, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है नीचे, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। और वही 10 न्यूटन मैं ऊपर की डायरेक्शन में लगा रहा हूं, तो बॉडी कांटेक्ट में तो है, लेकिन सरफेस कोई रेजिस्टेंस नहीं ऑफर कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस पर कोई नेट फोर्स आ ही नहीं रहा है। 10 न्यूटन नीचे लग रहा था, 10 न्यूटन आपने ऊपर लगा दिया, नेट फोर्स कितना हो गया? 0। तो इवन द बॉडी इज इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, द नॉर्मल फोर्स बिकम्स 0। तो क्या इसका ग्रेविटेशनल फोर्स गायब हो गया क्या? नहीं, लग रहा है ना वो भी, एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है 10 न्यूटन इस बार, ठीक है? तो बॉडी के बीच में जो कॉन्टेक्ट है, जो प्रेसिंग है, वो प्रेसिंग 0 हो गई। तो अगर प्रेसिंग 0 हुई तो नॉर्मल फोर्स आएगा ही नहीं, नॉर्मल फोर्स इज 0। तो सरफेस 90 डिग्री पे क्यों दे रहा है? क्योंकि ये एक्चुअली प्रेसिंग इफेक्ट है। जितना प्रेस करोगे उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी सरफेस के लिए? सरफेस के 90 डिग्री पे, चाहे जो भी इंक्लिनेशन हो सरफेस का। क्लियर है? तो इट इज ड्यू टू द प्रेसिंग इफेक्ट बिटवीन द बॉडी एंड सरफेस। क्लियर हुई ये स्टेटमेंट? So if the body is just touching the surface but not pressing it, तो ये क्या कंडीशन होगी? ये ऐसी वाली कंडीशन तो है, when this is a body and let this is the surface, the weight is 10 newton and suppose the upward force, the external force is also 10 newton. So in this case normal force becomes 0. Why? Because pressing effect क्या है? 0 है, तो नॉर्मल रिएक्शन भी क्या हुआ? 0. Although in the system the body are in contact with each other, still the normal force becomes 0 because there is no pressing effect. तो नॉर्मल फोर्स तभी आएगा जब प्रेसिंग इफेक्ट होगा बॉडी का, ठीक है? थर्ड, फ्रिक्शन या ड्राई फ्रिक्शन। जब तक लुब्रिकेशन नहीं कर रहे तो ड्राई फ्रिक्शन बोल रहे हैं। सिंपल फ्रिक्शन का मतलब ही होता है ड्राई फ्रिक्शन। तो कभी भी अब आगे से जब भी फ्रिक्शन बोले तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वहां पे कोई लुब्रिकेशन का इफेक्ट नहीं है, विदाउट लुब्रिकेशन की बात चल रही है, उसी को हम ड्राई फ्रिक्शन बोल रहे हैं। फ्रिक्शन मतलब ड्राई फ्रिक्शन। तो अब बार बार इसको ड्राई फ्रिक्शन कहीं नहीं पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन उस फ्रिक्शन का मतलब जो होता है लिखा हुआ, दैट मीनिंग इज ड्राई फ्रिक्शन, ठीक है? तो फ्रिक्शन भी क्या है? फ्रिक्शन भी एक सरफेस फोर्स है, बॉडी फोर्स नहीं है, सरफेस फोर्स है, सरफेस लगाता है इसको, ठीक है? इट इज आल्सो अ सरफेस फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द कॉन्टेक्टिंग सरफेस। ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू।
फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो अलोंग द सरफेस लगेगा क्या ये नॉर्मल टू द सरफेस लग सकता है? फ्रिक्शन फोर्स डेवलप ऑलवेज अलोंग द सरफेस, सरफेस के अलोंग ही डेवलप होगा। इट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन और द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉडी एंड द कॉन्टेक्टिंग सरफेस। ये फोर्स कब जनरेट होता है? कुछ और नहीं है क्या? मेरा फोन दाव पे लगा रहा हूं मैं बार बार। तो मान लो दिस इज वन बॉडी, दिस इज द another body, right? This is one body, this is second body. They are in contact with each other. There is a normal force which is applied by the lower surface, not body. ये सरफेस समझो इसको, और इसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर एक बॉडी रख दी। So the normal force in the normal direction is applied by the surface, and that normal force is the surface force. And this body applying the force in the vertical downward direction, it is a body force. Now if I ask you, in this situation, is there any friction in this situation when the body is at rest on the surface? Is there any friction? No. अब थोड़ा बारीकी समझो फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन, ये क्लास शायद पूरी फ्रिक्शन में चली जाएगी आज, डेफिनेटली, लेकिन फ्रिक्शन इसके बाद आपको कभी तकलीफ नहीं देगा, दैट्स माय गारंटी। वो कब? कंडीशन अप्लाई, स्टार मार्क्स छोटा सा, 100% आपका दिमाग इधर ही होना चाहिए। अभी तक आप लोग जो हाईवे में पेमेंट में फ्रिक्शन कोफिशिएंट डालते हैं ना, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.35 टू 0.4 डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट सरफेस, लेटरल डायरेक्शन में अलग है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अलग है, पेमेंट वेट होता है तो अलग होता है, ट्राई होता है तो अलग होता है, वो सारा कंसेप्ट का बेसिक आज हम लोग पढ़ेंगे। अभी सरफेस है, उस सरफेस पे बॉडी रेस्ट कर रहे, इट इज द स्टैटिक सिचुएशन, एट रेस्ट है बॉडी, देयर इज नो फ्रिक्शन। गे कारचो तुमको क्या लगा कि ज्यादा लोग बैठे तो मेरे को दिखाई नहीं देगा? सब दिखता है। एनीवे, सो एट दिस पोजीशन देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स। अब सपोज करो, अब कंसेप्ट की ब्यूटी को समझने की कोशिश करना, यहां से इस बॉडी पे मैंने अभी तक कोई फोर्स नहीं अप्लाई हुआ था ना, इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, अब अप्लाई कर रहा हूं। एक काम करता हूँ, इसके ऐसे कर देता हूँ, इसका फ्रिक्शन बढ़ा देता हूँ, सरफेस चेंज कर दिया ना मैंने, इसका रबर है, हाई फ्रिक्शन देगा, मूव नहीं होगा जल्दी। अब मैं इस पे एक फोर्स लगा रहा हूँ, लगा दिया, मूव हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना, फ्रिक्शन है क्या? तो क्या इसमें फ्रिक्शन आया? बोलो बिंदास बोलो, गलत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है यार, इतना क्या डर रहे हो? मुर्गा थोड़ा ही बना दूंगा क्लास में। तो फ्रिक्शन जनरेट हो गया क्या इसमें? अभी मोशन में नहीं आया है, फिर से ध्यान समझो, यहां पे मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन बॉडी अभी भी रेस्ट में है, तो क्या फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा? बताइए कौन है? नहीं होगा ना रिला? हाँ, गोसुम नहीं होगा, राबुम थोड़ा सा, मार्क, अरे आगे का ज्ञान मत दो, होगा कि नहीं बस वो बताओ, होगा ना? पीछे क्या लगता है, होगा? अगर यहाँ पे फ्रिक्शन डेवलप नहीं होता ना, तो ये मूव कर जाता ना यार। जब मैंने इस पे फोर्स लगाया और अगर फ्रिक्शन डेवलप होता नहीं तो ये तो मूव होना था ना। फिर ये फोर्स का इफेक्ट कहाँ चला गया? फ्रिक्शन लॉस में चला गया, कन्वर्ट हो गया, है ना? फिर से 10 न्यूटन की जगह 20 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन मूवमेंट नहीं हो रही है, और फोर्स तो अप्लाई हो रहा है ना। वो फोर्स कहाँ डिसिपेट हो रहा है?
फ्रिक्शन में। सिंपल सा कंसेप्ट समझो, आपके डाइनिंग एरिया में डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ है, आप फोर्स लगाओ हल्का से, एक फिंगर से फोर्स लगाओ, ऐसे फोर्स लगा रहे हो, हिलता है क्या टेबल? फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है वहां पे, लेकिन मूवमेंट नहीं हो रही है। फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है लेकिन मूवमेंट नहीं हो रही है। आप फोर्स और बढ़ाओ तो मूवमेंट नहीं हो रही, फिर भी आपने पूरी ताकत लगा दी पर भी आपसे डाइनिंग टेबल नहीं हिल रही है ना? क्योंकि आपका जो लगाने वाला पुश है वो आप एक बॉडी, आप एक फोर्स लगा रहे हैं दूसरी बॉडी पे, लेकिन वो बॉडी मूव नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना रिक्वायर्ड फोर्स चाहिए उसको स्टैटिक पोजीशन से मोशन में लेके आने का, डायनेमिक में लेके आने का, उतना एडिक्वेट फोर्स नहीं है। तो अगर फोर्स एडिक्वेट नहीं है तो मोशन नहीं है, पर फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। अब क्योंकि बॉडी एट रेस्ट है, स्टैटिक में है, तो जैसा मार्क ने बताया कि फ्रिक्शन कैसा होगा, वो उसी को बोलते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन। डाइनिंग टेबल पे आप फोर्स लगा रहे हैं, मूव नहीं हो रहा है ना, लेकिन फ्रिक्शन तो जनरेट हो रहा है, दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी टाइम के साथ? फोर्स बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगी ना। और जैसे ही आपने उतना फोर्स अप्लाई किया जितना उसको मोशन में लाने के लिए चाहिए था, आप एकदम वर्ज पे हैं, आपने सपोज करो 100 न्यूटन फोर्स लगाने से ये बॉडी मूव कर जाएगी, आपने 99.99999 न्यूटन फोर्स लगा के रखा है, यू आर जस्ट एट द वर्ज ऑफ मोशन, है ना? तो एक एकदम बाउंड्री सिचुएशन आ गई है कि अब हल्का सा इफेक्ट भी, एंड इन द नेक्स्ट मोमेंट दिस बॉडी विल बी इन द मोशन। तो ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन जनरेट हुआ जब बॉडी स्टैटिक कंडीशन में थी, इसी को बोलेंगे हम मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है? तो यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वेरी कर सकती है। एक्चुअली मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया था, मेरा डिजाइनिंग करने का मोटो अलग था, मैं पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा भावनाओं में थोड़ा सा निकल गया आगे। अगर आपसे कोई यहाँ से पूछता, अब देखो आपको इंटरेस्ट कैसा है, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है? स्टैटिक फ्रिक्शन का क्वेश्चन पूछ दूं मैं आपसे, स्टैटिक फ्रिक्शन या कांस्टेंट फ्रिक्शन, समटाइम कांस्टेंट, कैन नॉट प्रिडिक्ट, और वेरिएबल फ्रिक्शन, क्या ऑप्शन होगा? अभी इतना डिस्कशन के बाद बता पा रहे हो ना? वरना हवा भी नहीं आना था इस कंसेप्ट का, क्या पूछ दे, कहां से पूछ दे पता नहीं, आउट ऑफ सिलेबस था चीजें। तो आप बताओ, एज ए इंजीनियर क्या इतनी बेसिक नॉलेज नहीं होनी चाहिए आपको? ये कौन सा ऐसा बहुत बड़ा सिलेबस का एडिशन हो गया है कि बाप रे परेशान हो गए इतना? बेसिक चीजें है ना, हाँ हमें पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा, लेकिन चीजें तो बेसिक ही है ना यार, ये तो पता होना चाहिए आपको। तो आंसर क्या होगा बताइए? इलेंग वेरिएबल होगा ना, अभी पता चल गया कि वेरिएबल होगा। जब मैंने 10 फोर्स लगाया तो कुछ फ्रिक्शन जनरेट हुआ, धीरे धीरे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ रही है, और जब मैक्सिमम पे जाएगी उसके बाद मोशन स्टार्ट होगा, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वेरिएबल नेचर की है, तो ये वेरिएबल होगा, ये वेरिएबल फ्रिक्शन है। समझ गए किस तरह के एमसीक्यू पूछे जाएंगे, अगर प्रीलिम्स में ऐड हुआ तो किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं? तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन, दो टाइप के फ्रिक्शंस होंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक का मतलब क्या, जब मोशन में हो और तब जो फ्रिक्शन लग रहा है वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। अब एक सवाल और है आगे बढ़ने से पहले, तो पहले क्वेश्चंस कर ले ताकि हमारी क्यूरोसिटी बनी रहे टॉपिक को लेके, कि हमें इस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है, हमें कौन सी नॉलेज को एक्वायर करना है अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, विच नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू सोल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर कीजिए, चूज द करेक्ट वन फॉर द स्टैटिक फ्रिक्शन, अपने मन में रखेंगे, जिसको पूछा जाएगा सिर्फ वही आंसर करेगा। आप इसको इसको मैं आपको टाइम देता हूं 1 मिनट के लिए सोचने का। कहाँ गया? स्टॉप। 1 मिनट का टाइम दिया, और 1 मिनट में आप अपनी विजडम का हेल्प लीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा।
अपने मन में रखना है आंसर, जब पूछा जाएगा तो बताना है। अभी आपको आइडिया लग रहा होगा कि इस टाइप से प्रिपरेशन करनी है इन सब्जेक्ट्स की। फर्स्ट टाइम है ना, लेकिन यकीन मानिए इतना इजी कर देंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को कि आपको सबसे बढ़िया यही लगेगा, अरे ये टॉपिक मजेदार है। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट टफ या इजी नहीं होता है। सब्जेक्ट इज अ सब्जेक्ट, इट डिपेंड्स हाउ यू स्टडी द सब्जेक्ट। टाइम अप। 1 मिनट हो गया। कितने लोगों को आंसर मिला? रेज योर हैंड। आपको मिला? क्या आंसर है आपका क्वेश्चन? ओके। दो ऑप्शन ये चीटिंग है, ये दो ऑप्शन बता रही हैं यार। दो नहीं होगा, एक होगा ना कोई। यू हैव टू चूज वन। दोनों टिक करके आएंगे ना, मार्क्स कट जाएगा। और किसी का आंसर मिला है क्या? आप ध्यान से देखा नहीं है, कैसे बी और सी सेम है, एक में इक्वल टू एक में नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं, कहीं से छापे नहीं है बुक से मैंने। तो ये ऑप्शंस भी मैंने खुद ही फ्रेम किए हैं। हाँ, डी है। और किसी का आंसर? कितने लोगों का सी है? जितने लोगों का, दो लोगों का सही सी है वही ठीक है, बाकी सबका गलत है। अब ये इस कंक्लूजन पे आए कैसे हम? देखिए, अभी तक आपने स्टैटिक फ्रिक्शन तो पढ़ लिया है। आप यहां से वो तो कंक्लूड कर सकते हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, थी ना जीरो, और धीरे धीरे बढ़ सकती है, और बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम भी हो सकती है। और उस मैक्सिमम को भी हम एफ बोल देते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए कुछ अलग से मैक्स नहीं लगाते, एफ का मतलब ही है वो मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक की। और ये छोटा होगा इक्वल टू होगा म्यू एस एन के। तो म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स। तो ये वैल्यू को कैसे मिलेगा? इसके लिए मुझे फ्रिक्शन फोर्स पढ़ना पड़ेगा, है। लॉ ऑफ फ्रिक्शन फोर्स which state that the friction force is directly proportional to the applied load in the normal direction to the surface। जितना नॉर्मल बढ़ेगा उतना फ्रिक्शन बढ़ेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह जब आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो एक ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको आप कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, which depends on the surface, नेचर ऑफ सरफेस, वेदर स्मूथ और रफ। ठीक है, देखते हैं इस कंक्लूजन पे थोड़ी देर बाद आके। इन दोनों, एक क्वेश्चन तो आपने करेक्ट कर ही दिया डिस्कशन पे, सेकंड वाले को और एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आएंगे और फिर हमें पता चलेगा कि ओ इतना इजी था यार। ये चीजें तो पढ़ने के बाद इजी होंगी ना। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि एट रेस्ट जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, एंड एट मोशन दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। एक और क्वेश्चन है मेरे लिए, मेरे पास आपके लिए, मैंने फ्रेम किया है कि नहीं? ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन इनके लिए अलग अलग। चलिए, ये वाला क्वेश्चन हम बता सकते हैं क्या? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज। हाँ, डी। बी है। ऑलवेज हायर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन, और स्लाइटली हायर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, और कोई? गोली। हम्म, डी ऑलवेज इक्वल। मिला? ए स्लाइटली लोअर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, कौन है? ए बावंग। ए मार्क। ए। और कौन बताएगा? आप बताओ पीछे, आपका नाम क्या है? हाँ आपका ही, येलो टी शर्ट। आपका नाम ए है?
न्योकुम, ओके, ये है। ज्यातिउनिया, नो आइडिया। लीनु कातो, नो आइडिया। ए कार्चो, ए। तो जितने लोगों का ए है उन सब का आंसर गलत है, ठीक है। अब जब आज का ये लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे इतना आसान सा कंसेप्ट में ये क्वेश्चन कैसे गलत कर सकते। तो मैंने बताया था ना कि कोई भी सब्जेक्ट टफ या इजी है ही नहीं। अभी पढ़ लेंगे तो इजी हो जाएगा, और नहीं पढ़ा है तो टफ हो गया, गलत हो रहे हैं क्वेश्चंस। देख के रखा था, अच्छा। तो एक वो है ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। चीटिंग के लिए भी तो माइंड चाहिए ना। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टैटिक फ्रिक्शन। इट एग्जिस्ट व्हेन देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। क्योंकि जब तक ये रेस्ट पे था एकदम, कोई फ्रिक्शन नहीं जनरेट हो रहा था, लेकिन 10 न्यूटन लगाया ना, टेंडेंसी तो हुआ मूव होने का, हालांकि मूव नहीं हो रहा है, बट इट हैज टेंडेंसी टू मूव। अगर टेंडेंसी भी होगी तो फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा, और अगर मोशन नहीं हो रहा है तो इसीलिए उसको स्टैटिक बोला जा रहा है। पर टेंडेंसी तो है ना, तो जैसे ही टेंडेंसी आएगी वैसे ही फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा। क्योंकि अगर फ्रिक्शन जनरेट नहीं हुआ तो 10 न्यूटन पे भी तो मूव कर जाएगा ना। अगर फ्रिक्शन हुआ ही नहीं तो कम फोर्स पे ही तो मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इट इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन who require more force to change the state from the static to dynamic. So it exists when there is a tendency of relative motion between the body and contacting surface. जिस सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट है उसके बीच में और बॉडी के बीच में, बट कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, क्योंकि अगर मोशन आ गया तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। It always resists the tendency of relative motion. Every line is very important for understanding the concept properly. Always resist किसको रजिस्ट कर रहे हैं? मोशन को नहीं, टेंडेंसी ऑफ मोशन को रजिस्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो उसकी मोशन करने की जो चाहत है ना, उसी को वो रोक रहा है, उस टेंडेंसी को ही रजिस्ट कर रहा है। क्योंकि टेंडेंसी को रजिस्ट नहीं करेगा तो मोशन हो जाएगा। So it always resists the tendency of relative motion between the body and the contacting surface. क्लियर है? स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? एक वेरिएबल फ्रिक्शन है। इसका आंसर आपने ठीक कर दिया है, वेरिएबल ही है ना, बदल रहा है ना स्टैटिक फ्रिक्शन। इसलिए आप बोल सकते हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, ये आंसर आ गया ना उस क्वेश्चन का। अभी आंसर कैसा है इसको डिस्कस करते हैं। 0 से बड़ा होगा, इक्वल भी हो सकता है 0 के, है ना, लेकिन ऑलवेज आइदर लेस देन और इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स। अब ये कैसे आया? आइए फ्रिक्शन फोर्स को समझते हैं, लॉ ऑफ फ्रिक्शन को समझते हैं। तो लॉ ऑफ फ्रिक्शन को समझने के लिए पहले सपोज दिस इज अ ब्लॉक, ठीक है, एंड this is the surface. The block is resting on the surface, and when you apply, either you apply or it's a body weight, ठीक है। चलो आप अप्लाई भी नहीं कर रहे ऊपर से, इट्स जस्ट अ बॉडी वेट। तो अगर बॉडी वेट है तो वेट किस डायरेक्शन में लग रहा है भाई? अभी तो पढ़ा है हमने सबसे पहले कि ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा, लगा दिया जी, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, अब इसी फोर्स को जो आप नॉर्मली टेक्स्ट बुक्स में देखते हैं वो किस तरीके से देखते हैं? कुछ इस तरीके से देखते हैं ना। तो क्या बता रहा हूं मैं, डायरेक्शन ही तो बता रहा हूं यार, चाहे सेंटर पॉइंट से नीचे की तरफ इंडिकेट करें, ऊपर से इंडिकेट करूं, इट्स अ डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा,
दूसरी बात ये कि भाई किसी भी फोर्स को बताने के लिए आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी चाहिए। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक्चुअली कहाँ होता है? एक्चुअली बोलने से तो ये सेंटर पे होगा, इसके सेंट्रोइड से होगा, सेंट्रोइड के थ्रू तो एक्ट करेगा, है ना। तो अगर मैं मोर प्रिसाइसली बनाऊं इसको, तो मोर प्रिसाइसली इट इज समथिंग लाइक दिस। अगर ये सेंट्रोइड है तो सेंट्रोइड पे एक्ट करेगा भाई। दिस इज द एक्चुअल रियल और करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोल देते हैं। क्यों नॉर्मल बोल रहे हो भाई? क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है? नॉर्मल डायरेक्शन में जितना वेट लगा ना, इसी डायरेक्शन में आपका क्या लगेगा? नॉर्मल फोर्स। और डायरेक्शन क्या होगी? ऑलवेज अवे फ्रॉम द सरफेस। समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0 रखो, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू आ जाएगा। एक को डाउनवर्ड है तो नेगेटिव, एक को पॉजिटिव, इक्वल टू 0, एन इक्वल टू डब्ल्यू। एक्शन रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ। So what is the law of friction? Law of friction states that the friction force applied is directly proportional to the normal force acting. तो सर ये डब्ल्यू नहीं है क्या? एक्चुअली नहीं है भाई, बचपन से तो वही पढ़ते हैं, तो गलत पढ़ते हैं ना। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स बॉडी फोर्स है ही नहीं, फ्रिक्शन फोर्स तो सरफेस फोर्स है। तो ये डब्ल्यू से तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते आप। तो सर हम तो ऐसे ही पढ़ते आए हैं, आंसर तो सही आता है। अरे आंसर सही आता है, लेकिन आपने मैकेनिक्स को पढ़ा ही कहाँ है अब तक ठीक से? आंसर तो सही आ ही जाएगा, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ लगेगा। तो जो भी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड आप सेम ले लेते हो तो आंसर सेम आ जाता है मैग्नीट्यूड वाइज। बट एक्चुअली जो नेचर है वो जो फिनोमिना है वो सरफेस फिनोमिना है, वो बॉडी का फिनोमिना था ही नहीं। और आपने बॉडी के वेट से मल्टीप्लाई किया किया कि नहीं? तो बताओ आज तक के सारे कंसेप्ट गलत थे कि नहीं आपके? आप जो भी फ्रिक्शन फोर्स निकालते हो, अब क्या करते हो? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या है जी? बॉडी का वेट है। गलत। नॉर्मल फोर्स सरफेस रिएक्शन है, और सरफेस रिएक्शन की वजह से फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, बॉडी के वेट की वजह से नहीं हो रहा है। क्योंकि बॉडी का वेट तो कांस्टेंट है ना, लेकिन अगर मैं इस प्लेन को इंक्लाइंड कर लू ना, अगर मैं इस प्लेन को इंक्लाइंड कर दूं तो आपका नॉर्मल बदल जाएगा सेम वेट पे। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वेट वेट पे डिपेंड करता है? गलत है ये कंसेप्ट। वेट पे डिपेंड नहीं करता है, ये करता है सरफेस के नॉर्मल रिएक्शन पे। क्लियर हुआ? मिथ्स था ना आज तक पढ़ने वाला? क्यों ऐसे नहीं था केरेला? वेट से तो मल्टीप्लाई करा था ना। आपके सब सब माइंड में क्या चलता है जब आप फ्रिक्शन फोर्स निकाल रहे होता है? कि गाड़ी का जो प्रेशर है, तो गाड़ी गाड़ी के यानी कि टायर के बीच में और जो पेवमेंट के बीच में फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है, जो आप स्किड और स्लिप पढ़ लेता है हाईवे इंजीनियरिंग में। तो आपका माइंड कैसे उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है? आपका माइंड हमेशा कलेक्ट कर रहा है कि टायर फोर्स लगा रहा है और वो फोर्स की वजह से फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। लेकिन मैकेनिज्म ऐसा है ही नहीं। ये तो सरफेस फोर्स है, तो सरफेस का जो रिएक्शन है उसका टेंजेंशियल फोर्स है, उस रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है। किसके? सरफेस के। अगर ये बॉडी फोर्स होता तो वेट पेवमेंट पे और ड्राई पेवमेंट पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू अलग क्यों ले लेते हो बताओ? अगर ये बॉडी फोर्स होता जो कि आप वेट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो फिर इसमें तो सरफेस का कोई रोल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप बोल रहे हो वेट ऑफ द बॉडी इंटू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेंज कर ले रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? इसलिए कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेंज, क्योंकि ये सरफेस फिनोमिना है, ये सरफेस का फोर्स है, ये बॉडी का फोर्स है ही नहीं। इट इज ऑलवेज अ रजिस्टिंग फोर्स, ऑलवेज ऑलवेज रोकेगा मोशन को, कभी हेल्प नहीं कर सकता है। ऑलवेज अ रजिस्टिव फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द व्हाट? बाय द सरफेस। ठीक है। तो
इफ एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल, तो आज कहानी समझ में आई इस नॉर्मल की एक्चुअली, अभी तक वेट समझ रहे थे जिसको, तो अब इस यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दीजिए, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, और वही आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इनटू एन। ठीक है, अच्छा, तो ये म्यू इंटू एन, तो ये जो फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन था, तो फ्रिक्शन फोर्स तो समझ में आ गया, फोर्स ही है ना। कैसे लिख सकता हूं उसको, म्यू इंटू एन लिख सकता हूं। एन क्या है बताइए, एन तो सर ये फिक्स मैक्सिमम वैल्यू है रिएक्शन की, मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं है, एन हमेशा मैक्सिमम होगा कि नहीं। आप चाहे उसे 10 न्यूटन फोर्स दो, 20 दो, 30 दो, डजंट मैटर, एन इज ऑलवेज फिक्स्ड, and that is corresponding to the maximum static friction. N is always this product mu into n, because mu is the constant. It is a constant which depending on the surface roughness, right? ये constant है, आपने जो भी बॉडी का फोर्स लग रहा है उसके उसके रिएक्शन में जो फोर्स डेवलप कर रहा है सरफेस, वो भी कांस्टेंट है पहले से, जब आपने फोर्स लगाना शुरू भी नहीं किया था मूव करने के लिए, उससे पहले से नॉर्मल फोर्स है, ये फिक्स वैल्यू है, तो इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ना, इजंट इट। जब आप मोशन के वर्स पे पहुंच गए, जब आप स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गए, उस टाइम पे किसके इक्वल हो जाओगे आप, म्यू इंटू एन के इक्वल हो जाओगे। हल्का सा भी और आपने डिफरेंशियल फोर्स भी ऐड किया ना, तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा, उसी को बोल रहे हैं वर्ज ऑफ मोशन, जस्ट लास्ट कगार पे हो आप मोशन की। ठीक है, इसलिए ये रिलेशन आया कि भाई आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, और आप जैसे जैसे आप पुश फोर्स या पुल फोर्स लगाएं, जो भी डायरेक्शन से लगाएं, तो आप जो भी फोर्स अप्लाई करें, तो फोर्स बढ़ते बढ़ते ये जीरो से बढ़ना शुरू होगा, है ना, तो जीरो के इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम से स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा कम होगी या इक्वल हो सकती है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती, क्योंकि ज्यादा होते ही तो एफएस तो बचा ही नहीं, इट्स वैनिश, इट्स बिकम्स काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो गया ना वहां पे, तो फिर जब मोशन में आ गया स्टैटिक बचा ही नहीं, तो वो जो फ्रिक्शन स्टार्ट हुआ वो काइनेटिक फ्रिक्शन हुआ। तो द मैक्सिमम अपर बाउंड्री इज म्यू एस इंटू एन। एस क्या है, एस मतलब स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट द स्टैटिक स्टेट। समझ में आया ये रिलेशन। अब अगर ये रिलेशन कोई पूछे तो क्या आसान क्वेश्चन नहीं है एमसीक्यू के, आसान है ना बिल्कुल। एक और क्वेश्चन पूछा था मैंने कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से कम होती है, ज्यादा होती है, स्लाइटली होती है, या बहुत ज्यादा कम ज्यादा हो जाती है, क्या मतलब है इसका। आप जब फ्रिक्शन को समझ रहे हो ना, तो सरफेस का फिनोमेना देखो, सपोज ये मेरा सरफेस है और यहां पर इरेगुलरिटीज है, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किन बातों पे डिपेंड करेगा, ऑन व्हाट फैक्टर दिस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन द सेवरल फैक्टर्स, आउट ऑफ विच वन इज सरफेस इरेगुलरिटी। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेगा ना, सरफेस स्मूथ नहीं है, अगर स्मूथ होता तो फ्रिक्शन जनरेट ही नहीं होना था। योर सरफेस इज नॉट लेवल सरफेस, आपको दिखाई दे रहा है वो, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे द सरफेस इज नॉट हॉरिजॉन्टल, इट्स नॉट स्मूथ, राइट। तो क्या है, सरफेस पे इरेगुलरिटीज है, कैसी है, ऐसी है इरेगुलरिटीज, इसके ऊपर ये बॉडी है। अब जब ये बॉडी इस पे रेस्ट करती है, ये बॉडी इस पे रेस्ट करती है, तो इन ये जो इरेगुलरिटीज है, इसकी इरेगुलरिटीज में फंस जाएगी, लाइक दिस, ऐसे तो रेस्ट करेगी ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे समझो, छोटे छोटे इरेगुलरिटीज, वो इरेगुलरिटीज कुछ ऐसी है। और हमने बोला कि फ्रिक्शन फोर्स ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल के, यानी कि अगर आपका बॉडी का वेट बढ़ा, आपका बॉडी का वेट बढ़ा, तो नॉर्मल फोर्स बढ़ेगा। तो नॉर्मल फोर्स इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये सरफेस फिनोमेना है, लेकिन नॉर्मल फोर्स बढ़ेगा जितना बॉडी का वेट बढ़ेगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ नॉर्मल फोर्स के, यानी इनडायरेक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर बॉडी का वेट बढ़ा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर वेट बढ़ा, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये और डीप जाएगा फिर, और जितना डीप जाएगा उतना स्टैटिक फ्रिक्शन, अब मूव करके देखो तो उतना बढ़ जाएगा ना स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि इनके बीच में जो इंटरलॉकिंग है वो इंटरलॉकिंग ज्यादा हो जाएगी।
यानी कि आपका प्रेसिंग इफेक्ट ज्यादा होगा कि नहीं? प्रेसिंग इफेक्ट क्या ज्यादा हो रहा है? एन। तो समझ में आ रहा है उस स्टेटमेंट का मतलब जो बोला था कि नॉर्मल इज नथिंग बट द प्रेसिंग इफेक्ट। तो जितना फोर्स आप लगाओगे उतना ज्यादा प्रेसिंग इफेक्ट होगा, और जितना ज्यादा प्रेसिंग इफेक्ट होगा उतनी ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी, और जितनी ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी उतनी ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर फुल्ली लोडेड ट्रक है, इट विल गिव हाई फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। वहां पे जब आप ब्रेक एफिशिएंसी की बात करते हो तो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ गई? क्योंकि गाड़ी कैसी थी? लोडेड थी। अगर लोडेड नहीं हो, उसको खाली करके चलाओ तो स्लिप करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है। फ्रिक्शन कम क्यों हो गया? क्योंकि गाड़ी का वेट कम हुआ, लोड कम हुआ। हाँ, कुछ ऐसा ही है लेकिन टेक्निकली सही नहीं है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन, जो सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन है वो रिड्यूस हुआ एक्चुअली। वो क्यों रिड्यूस हुआ? क्योंकि आपने अप्लाई फोर्स कम कर दिया। ठीक है। तो जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम या ज्यादा किसकी कम, और क्या ये डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है या स्लाइट डिफरेंस होता है। तो इस जोश से देखिए सरफेस इरेगुलरिटीज और बॉडी की इरेगुलरिटीज के कुछ इस टाइप से स्टैटिक फ्रिक्शन में है। अभी स्टैटिक है फ्रिक्शन, रुका हुआ है, लेकिन जैसे ही ये मोशन में आएगा तो क्या होगा? ये थोड़ा सा अप होगा ना। ये इंटरलॉकिंग क्या होगी? थोड़ी सी ऊपर की तरफ आएगी, और फिर ये मोशन ऐसे स्टार्ट होगा, होगा ना, इसके ऊपर लाइक दिस। तो क्योंकि इंटरलॉकिंग स्लाइटली लेस हो जाती है जब मोशन में आती है बॉडी। ये अंदर तक था ना ऐसे, जब मोशन होगा तो क्या होगा? देखिए, मोशन हुआ तो ये निकलना पड़ेगा ना इनको थोड़ा सा बाहर। तो जैसे ही मोशन में आएगा वैसे ही इंटरलॉकिंग स्लाइटली रिड्यूस हो जाएगी। इसलिए हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से स्लाइटली लेस होगी। ठीक है। वंस इट्स कम्स इन द मोशन, जो इरेगुलरिटीज है वो उतनी ज्यादा अच्छे से इंटरलॉक नहीं होंगी जितना स्टैटिक में थी। स्टैटिक है ना, कंटिन्यूसली लग रहा है तो अंदर तक चली गई। अब मोशन में है तो जैसे ये निकलेगा तो निकलने के लिए क्या बाहर आना पड़ेगा ही भाई। तो इंटरलॉकिंग अगर रिड्यूस हुई तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। कितनी रिड्यूस हो जाती है? बहुत ज्यादा है क्या? नहीं, बहुत स्लाइट डिफरेंस है। अगर आपके स्टैटिक कोफिशिएंट फ्रिक्शन की वैल्यू 0.4 है तो डायनेमिक यानी कि काइनेमेटिक बोल रहा, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0.4 के कंपैरिजन में 0.38 0.39 ऐसे होगा, तो स्लाइटली कम होता है। थर्ड एमसीक्यू क्लियर हुआ? ठीक है। हाँ, ये जानने मन है, बताने मन हो रहा है, रुक जाओ। अभी आ रहा है ना, एक्सप्लेनेशन लिखा है। इसके बाद क्या है? ये वही है एक्सप्लेनेशन। अभी उसी को एक्सप्लेन करेंगे ना, बना के रखा है। मैंने बोला ना क्लास को एकदम पेशेंटली सिर्फ सुनना है आपको। एट द एंड ऑफ लेक्चर कुछ डाउट्स नहीं बचेंगे, और बचेंगे तो हमें है ना कब लेने के लिए। तो मान लेते हैं फोर्स है अप्लाइड फोर्स पी, दैट पी इज द अप्लाइड फोर्स, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है यहाँ पे एफ एस। तो जब अप्लाइड फोर्स कितना था? 0, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है। हमने कुछ वैल्यू को बढ़ाया, 10 न्यूटन कर दिया। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हुई? ग्रेटर देन 0 हुई ना। ग्रेटर देन 0, या इसको इस तरीके से लिखते हैं, लेट्स आई एम अप्लाइंग P1, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो गई? Fs1, है ना। P2 किया तो Fs2। ठीक है। अप टू अप्लाइड फोर्स कितना होना चाहिए? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम का मतलब क्या है यहाँ पे? हम्म, मैक्सिमम का मतलब है कि कितना लगा दूं मैं यहाँ पे जो मोशन स्टार्ट हो जाए।
या जस्ट वर्ज पे आ जाइए, तो ये लगाना पड़ेगा मुझे म्यू इंटू एन। जब इस वैल्यू तक पहुंचूंगा मैं, तब यहाँ पे एफ एस का वैल्यू एफ एस एन का वैल्यू, एन नंबर्स पे लगाया ना, इसका वैल्यू एफ एस पहुंच जाएगा। एफ एस इज द मैक्सिमम मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बाद मोशन स्टार्ट होगा। तो अभी पूछे, जब जीरो था, जब फोर्स अप्लाइड फोर्स जीरो था, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितने थे? जीरो। आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया तो ये वैल्यू बढ़ जाएगा क्या? बढ़ेगा ना। ये जो भी वैल्यू बढ़ रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू से तो कम है। अगर मैं इसको न्यूमेरिकली समझा दूं, न्यूमेरिकली समझिए, न्यूमेरिकली का मतलब क्या कि इनकी कुछ हम वैल्यूज ले लेते हैं। मान लो जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम है 100 न्यूटन सपोज, ठीक है। अब आपने पी अप्लाई किया 10 न्यूटन, तो एफ एस का वैल्यू क्या हो जाएगा? कुछ कम, जो कि हमें मतलब कम हुआ किससे? मैक्सिमम वैल्यू से। आप बढ़ाओ उसको 50 ले आओ, तो भी एफ एस टू होगा, जो कि कम होगा किससे? मैक्सिमम से। आपने जैसे ही ये 100 का मतलब क्या है? म्यू इंटू एन ही तो है, म्यू इंटू एन की वैल्यू है ना ये। अब आपने 99.99 लगाया, इतना न्यूटन का फोर्स लगाया, तो एफ एस टू क्या हो गया, एफ एस थ्री क्या हो गया? अप्रोक्सीमेटली, हुआ नहीं है इक्वल, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन नाउ। है ना, जस्ट वर्ज पे अब मोशन होने वाला है, और हल्का सा लगाया आपने, जैसे 100 न्यूटन किया, ये किसके इक्वल लगाया आपने? एक्चुअली म्यू एन के इक्वल लगाया है, और जैसे ही इसके इक्वल हुआ, तो ये एफ एस का वैल्यू कितना हो गया? एफ एस मैक्सिमम हो गया। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू थी 1 2 3 4, इन जनरल एफ एस लिख रहा हूँ मैं इसको, तो क्या ये जीरो था? जीरो के इक्वल था क्या? हाँ था। क्या इसकी वैल्यू जीरो से ज्यादा थी? हाँ थी। थी ना। तो ये हो गया इसकी लोअर बाउंड्रीज। अपर बाउंड्री देखिए, ये एफ एस वन, एफ एस टू, एफ एस थ्री की वैल्यू कितनी थी? ये कम थी क्या म्यू एन से? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम थी ना ये, तभी तो मूव नहीं हो रहा यार। कम तो था। क्या इसके इक्वल हो सकता है? तो यस, इक्वल हो सकता है। तो जैसे इक्वल होगा, वो लास्ट स्टेज है, उसी पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा, और उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा, क्योंकि तब ये बॉडी जस्ट मोशन में आ जाएगा। जैसे ही मोशन में आई, तो जो फ्रिक्शन बोलेंगे उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे, जिसकी वैल्यू स्लाइटली लेस देन होगी स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यू के। क्लियर हो गया भाई अभी? हम्म। हाँ हाँ, ये तो फिक्स वैल्यू है ना ये। हाँ। हम्म। तो देखिए देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आप फोर्स लगा रहे हैं ना इस ब्लॉक पे, तो अपोजिट डायरेक्शन में न्यूटन्स थर्ड लॉ लगे ना, एक्शन डायरेक्शन। आप जितना फोर्स लगा रहे हैं इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, उतना फोर्स दूसरी डायरेक्शन से लग रहा है। आप 10 न्यूटन लगा रहे हैं ना, इधर से भी 10 न्यूटन लग रहा है, इसलिए कोई मोशन नहीं हो रहा है, नेट फोर्स जीरो हो रहा है। आप 20 लगाए, उधर से 20 लग गया, 30 लगाए 30 लग गया, 80 लगाया 80 लग गया, मोशन नहीं हो रहा है। तो ये मोशन किस पे होगा? 100 न्यूटन के बाद। तो जैसे ही 100 न्यूटन लगाया, आप मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गए फ्रिक्शन की, जो उधर से लग रहा है अपोजिट में, जो रेजिस्टिंग है, वो रेजिस्टिंग क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है ना, रेजिस्टिंग फोर्स। आपका ब्लॉक क्यों मूव नहीं कर रहा? क्योंकि एक रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है, वो रेजिस्टिंग फोर्स ही फ्रिक्शन फोर्स है। और फोर्स किसके इक्वल हो रहा है? वो फोर्स इक्वल टू
म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। वाई नॉट वेट, हम डिस्कस कर चुके हैं क्यों वेट नहीं हो सकता, नॉर्मल फोर्स होगा हमेशा, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा सरफेस के अलोंग लगता है। अब अगर सरफेस के अलोंग लगता है तो हमेशा जिम्मेदार कौन होगा? नॉर्मल ही तो होगा। वेट थोड़े ही, वेट तो चेंज हो रहा है ना, वेट का कंपोनेंट तो चेंज हो जाएगा। तो जो फ्रिक्शन देगा वो फ्रिक्शन हमेशा नॉर्मल रिएक्शन देगा। इसलिए अब हाईवे इंजीनियरिंग के नोट्स उठा के देखो, तो वहां पे जब हमने लेटरल स्टेबिलिटी की बात की थी, व्हीकल के लेटरल स्टेबिलिटी की बात की थी कि लेटरल डायरेक्शन में स्किडिंग नहीं होगी, या फ्रिक्शन, जो लेटरल स्किडिंग किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से ना। जब फ्रिक्शन ओवरकम नहीं कर पाता है तभी तो लेटरल स्लाइडिंग होगी ना, स्किडिंग होगी लेटरल डायरेक्शन में। तो जब आप उस डेरिवेशन को देखें ना, तो टायर को फोर्स नहीं लिया मैंने, उस वेट को मैंने टायर का आर ए और आर बी करके सोल्व किया है, क्योंकि वो पेमेंट का रिएक्शन है जिसकी वजह से फ्रिक्शन आ रहा है, वो गाड़ी का लोड नहीं है, क्योंकि गाड़ी का वेट तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो आर ए और आर बी किसके इक्वल हो गया था वहां पे? मेरा डब्ल्यू कोस थीटा हो गया था, डब्ल्यू कोस थीटा एंड पी साइन थीटा। उसके अगेंस्ट में आर ए प्लस आर बी लेके नॉर्मल फोर्स लेके नॉर्मल निकाल के काम किया मैंने वहां पे भी। मैंने व्हीकल का वेट लिया ही नहीं यार, क्योंकि व्हीकल का वेट ले ही नहीं सकते आप, समझ रहे हैं? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स फंक्शन ही नहीं है बॉडी वेट का, ये फंक्शन है नॉर्मल रिएक्शन का सरफेस के। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि बॉडी फोर्स नहीं है, ये सरफेस फोर्स है भाई, ठीक है? सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेशन वाला प्रिंसिपल लगे। कंजर्वेशन क्या मतलब? कुछ लॉस नहीं होगा इसमें। क्या लॉस नहीं होगा जी? कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी। क्यों एनर्जी लॉस नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी क्योंकि मोशन नहीं हुआ है। अगर मोशन नहीं हुआ है तो रबिंग एक्शन नहीं हुआ है, तो रबिंग एक्शन नहीं है तो हीट के टर्म्स में एनर्जी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रही, डिसिपेट नहीं हो पा रही, यहाँ पे कोई एनर्जी लॉस नहीं है। इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन को हम कैसा मानते हैं? कंजर्वेटिव मानते हैं नेचर। नेक्स्ट एमसीक्यू, कैसा होगा नेचर में? कंजर्वेटिव होता है स्टैटिक, जबकि काइनेमेटिक क्या होगा? नॉन कंजर्वेटिव होगा। क्यों? क्योंकि जब ये चलेगा तो हीट एनर्जी निकलेगा ना, और वो हीट आपके सिस्टम में एस्केप होगी, एनर्जी का लॉस होगा। इसलिए काइनेमेटिक फ्रिक्शन को हम नॉन कंजर्वेटिव मानते हैं नेचर में, क्योंकि वहां पे एनर्जी लॉसेस है, ठीक है? तो व्हेन टेंडेंसी ऑफ मोशन इज मोर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से टेंडेंसी ऑफ मोशन ज्यादा हो जाएगा, देन रिलेटिव मोशन विल स्टार्टेड, तब मोशन स्टार्ट होगा, और तब फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक। तो आज की क्लास यहीं तक, काइनेटिक को पढ़ते हैं कल। कुछ डाउट्स है तो पूछिए अब बिंदास, अब पूछिए डाउट्स।